शहरोज ने जेल के दरवाजे पर अपना नाम लिखवाया और अंदर दाखिल हुआ। सामने हारून लोहे की जाली के पीछे बैठा था। शहरोज की आंखों में आग थी। ये मुमकिन है चचा, मैं जिंदा हूँ। अपने मेरे बाबा। ज़ारोन जब अपने बचपन के दिनों को याद करता तो दिल पर एक अजीब सी वीरानी उतर आती। कराची में गुजरे लम्हे आंखों के सामने आ जाते, बचपन की सादा खुशियाँ, दोस्तों की यारी और एक पुरसुकून सा माहौल। मगर ये सुकून भी मशक्कत और मेहनत से जड़ा हुआ था। उसी जिदोजहद ने तरक्की और कामयाबी के ख्वाब को जन्म दिया जो ज़ारोन के दिल और दिमाग में हमेशा रोशन रहा। महल्ले के कच्चे मैदान में खेलते खेलते वो अक्सर सोचता कि जिंदगी भी शायद एक खेल ही है जिसमें जीतने के लिए सब्र और मेहनत जरूरी है। कभी बिजली के बार बार जाने से मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करना, कभी सख्त गर्मी में पानी भरने के लिए लंबी कतार में लगना, ये सब लम्हे इसकी शख्सियत को तराश रहे थे। ज़ारोन को एहसास था कि कामयाबी का रास्ता आसान नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में यकीन हमेशा जिंदा रहा कि अगर मेहनत सच्ची हो तो ख्वाब कभी अधूरे नहीं रहते। यही यकीन इसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना, अपने अखराजात खुद पूरे करना, ये सब इसकी रोजमर्रा की कहानी बन गए। अक्सर थकन से जिस्म निढाल हो जाता, लेकिन दिल की आग बुझती नहीं थी। वो जानता था कि रास्ता मुश्किल जरूर है मगर मंजिल करीब है। इस दौरान कई बार हालात ने इसे हथियार डालने पर मजबूर किया, मगर वालिदैन की कुर्बानियों और उनकी उम्मीद भरी नजरें इसे दोबारा संभाल लेती थी। दोस्त एक एक करके अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ होते गए, लेकिन ज़ारोन ने अपने ख्वाबों को तन्हा ही थामे रखा। वालिद साहिब का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ ने ही घर के साये को रोशन रखा। ज़ारोन की माँ नसरीन बेगम एक साबिर और शाकिर औरत थी। वो जानती थीं कि शौहर के बगैर जिंदगी कितनी कड़ी होती है, मगर उन्होंने कभी बच्चों के सामने अपने दुख को आंखों के आंसुओं की जुबान ना दी। ज़ारोन 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इससे छोटी बहन रमशा और सबसे छोटा भाई हारून। नसरीन बेगम ने अपने बेटे में बचपन से ही जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया था। ज़ारोन को हमेशा यही सबक मिला कि मर्द वो है जो अपनी माँ और बहन भाइयों का सहारा बने। महल्ले वाले अक्सर कहा करते, बड़ा नेक बच्चा है, नसरीन का बेटा बाप की जगह बाप बन गया है। वक्त गुजरता गया, ज़ारोन ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अल्लाह ने इसके लिए इंग्लैंड के दरवाजे खोल दिए। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ ज़ारोन की तकदीर बदली बल्कि इसके खानदान के नसीब को भी संवार दिया। इंग्लैंड पहुंचकर ज़ारोन ने एक नई दुनिया देखी जहां मौके थे, चैलेंजेस थे और कामयाबी के नए रास्ते इसके सामने खिले थे। बचपन की वही मेहनत और सब्र अब इसके लिए एक हथियार बन गए। इसने हर मुश्किल का मुकाबला किया, हर रुकावट को अबूर किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने मकाम को मनवा लिया। जब कभी तन्हाई में वो खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखता तो कराची की यादें दिल पर दस्तक देती, बचपन की वो तंग गलियां, दोस्तों की हंसी और वालिदैन के चेहरे। ज़ारोन के दिल में शुक्रगुजारी के साथ साथ ये एहसास भी जाग उठता कि इसकी कामयाबी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इसके खानदान, इसके वालिदैन और इस शहर की भी है जिसने इसे ख्वाब देखना सिखाया था। अब ज़ारोन का सफर एक कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम था कि अगर दिल में यकीन और कदमों में मेहनत हो तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। इंग्लैंड में इसे एक अच्छी नौकरी मिली। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। सर्दी के झक्कड़, अजनबी शहर, तन्हाई और रातों का जागना, मगर ज़ारोन ने हिम्मत ना हारी। माँ के ख्वाब और बहन भाइयों की खुशियाँ उसकी ताकत बन गईं। कराची में उनकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा करने वाला अब ज़ारोन ही था। रमशा की शादी मामू के बेटे से हुई। शादी के सारे अखराजात ज़ारोन ने उठाए। जहेज, जेवर, कपड़े, हाल का किराया, यहाँ तक के मेहमानों के खाने तक। हर कोई कह रहा था कमाल का भाई है रमशा का, लेकिन कोई ये ना देख रहा था कि ज़ारोन की अपनी जिंदगी रुकी हुई थी। हारून छोटा भाई अपनी खाला की बेटी से बयारी जता है। माँ के दिल में ये शादी खुशी की एक लहर ले आई। वो हारून को अपनी आंखों का तारा समझने लगे। मेरा हारून तो मेरे पास है, मेरा बुढ़ापे का सहारा। ज़ारोन को सुनकर अजीब सी टीस उठती, मगर वो कुछ ना कहता। अगर माँ खुश हैं तो मेरा दुख क्या मानी रखता है। वक्त के साथ ज़ारोन ने अपनी मेहनत से कराची के डिफेंस में एक आलीशान बंगला खरीद लिया। ख्वाब ये था कि जब वो वापस आएगा तो माँ और बहन भाइयों के साथ इसी घर में सुकून की जिंदगी गुजारेगा। मगर इस ख्वाब के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी थी। खानदान वाले ज़ारोन को सिर्फ उसकी कामयाबी और दौलत की वजह से पसंद करते थे।
रिश्तों में मोहब्बत कम और लालच ज्यादा था। इंग्लैंड में जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर आसान लगती थी, मगर अंदर से ज़ारोन टूटता जा रहा था। एक कमरे के फ्लैट में अकेला बैठकर वो अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी किसके लिए है। माँ की आवाज़ फोन पर सुनकर दिल बहल जाता, लेकिन कभी कभी महसूस होता जैसे माँ का सारा प्यार अब हारून के लिए है। ज़ारोन ने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। जब भी माँ से बात करता वो टाल देती, बेटा अभी तो बहुत कुछ है करने को। रमशा की शादी हो गई, अब हारून का घर बसाना है, तुम्हारे लिए भी देखेंगे। ज़ारोन चुप हो जाता, मगर दिल के किसी कोने में एक ख्वाब दबक कर बैठा रहता, एक अपना घर, अपनी शर्कन हयात और वो सुकून जो सिर्फ मोहब्बत से मिलता है। इंग्लैंड में पहला साल बहुत कठिन था। सत हुआ के झोंके जैसे इसकी हड्डियों तक उतर जाते। एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट और दिन रात की मेहनत। उसके साथी अक्सर पार्टियों में वक्त जाया करते, मगर ज़ारोन ने दिल कमर कस लिया। सुबह से शाम तक नौकरी, फिर रात को मुताला, ताकि खुद को बेहतर से बेहतर बना सके। अक्सर रात को खिड़की से बाहर बर्फ को गिरते देखता तो दिल कहता, काश ये सब खुशियां माँ और बहन भाई भी देख सकते। वो हर महीने अपने घर वालों को रकम भेजता, कभी माँ की दवाओं के लिए, कभी रमशा की तालीम के लिए और कभी हारून की ख्वाहिशात के लिए। अब घर में सबके चेहरे खुश थे, मगर परदेस में ज़ारोन का दिल खाली था। हर फोन कॉल पर माँ की जुबान पर हारून का जिक्र ज्यादा होता और ज़ारोन बस मुस्कुरा देता। इसने कराची के डिफेंस में एक आलीशान बंगला खरीद लिया। ख्वाब था कि एक दिन वापस आकर अपने सब रिश्तों के साथ इस घर में सुकून से रहेगा। परदेस की तन्हाई अब ज़ारोन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम जब वो दफ्तर से वापस आया तो खिड़की के करीब बैठकर देर तक सोचता रहा, क्या मेरा अपना कोई ख्वाब है? सब ख्वाब दूसरों के लिए है। उसके दोस्त अक्सर कहते, यार तुम शादी क्यों नहीं करते? तुम्हारी माँ को चाहिए कि अब तुम्हारे लिए कोई लड़की देखे। ज़ारोन बस मुस्कुरा देता। माँ से जब भी बात होती तो कहती, अभी तो हारून के कारोबार को संभालना है, तुम्हारे लिए वक्त है। ज़ारोन के दिल में एक खलिश बैठ गई, क्या मेरा हक बस दूसरों के बाद है? ज़ारोन की जिंदगी अब एक ही दायरे में घूम रही थी। सुबह दफ्तर, शाम तन्हाई और रात को ख्वाब के एक दिन वो वापस पाकिस्तान लौटेगा, अपनी माँ के साथ इसी बड़े बंगले में रहेगा जो इसने अपनी मेहनत से खरीदा था। अक्सर रातों को फोन पर माँ से बात करता तो वो खुशी से कहती, बेटा जब तुम आओगे ना तो देखना हम सब तुम्हारे साथ इस घर में कितनी रौनक लगाएंगे। ज़ारोन ये सुनकर मुतमईन हो जाता, लेकिन दिल में एक अनजानी तशवीश रहती, क्या वाकई वो सब मेरे साथ खुश हैं? उन्हें सिर्फ मेरी कमाई की फिक्र है। पाकिस्तान में हारून दिन बदन माँ का लाडला बनता जा रहा था। शादी के बाद भी वो हमेशा माँ के करीब रहता, उनके साथ वक्त गुजारता। नसरीन बेगम अक्सर मोहल्ले की औरतों से फख्र से कहती, मेरा हारून ही मेरा असल सहारा है, वही मेरा सब कुछ है। ये बातें रमशा के कानों में पड़ती तो वो कभी कभी सोचती, भाई ज़ारोन तो सब कुछ कर रहा है, मगर उम्मी के दिल में हारून की जगह क्यों ज्यादा है? लेकिन वो माँ से बहस नहीं करती थी। जानती थी कि माँ के दिल के फैसले ज़ारोन को दुख देंगे, मगर वो परदेस में था और परदेस वाले बेटे की मोहब्बत अक्सर नजर नहीं आती। ज़ारोन की जिंदगी परदेस में एक ही डगर पर चल रही थी, लेकिन किस्मत ने एक दिन नया मोड़ लिया। इसकी ऑफिस में नई प्रोजेक्ट मैनेजर आई, रोमेसा। वो बाहिजाब, संजीदा मगर हंसते मुस्कुराते लहजे की लड़की थी। ज़ारोन को पहली ही मुलाकात में लगा जैसे इसकी तन्हाई में रोशनी की किरण उतर गई हो। दफ्तरी मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदलने लगी। रोमेसा की बातों में सच्चाई और खुलूस था जो ज़ारोन के दिल को भा गया। एक दिन रोमेसा ने ज़ारोन को कहा, आप हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, कभी अपने लिए भी जीने की कोशिश करें। ये अल्फाज ज़ारोन के दिल पर नक्श हो गए। वक्त के साथ ज़ारोन और रोमेसा एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों को एहसास हुआ कि ये ताल्लुक सिर्फ दोस्ती नहीं रहा बल्कि दिल की आवाज है। ज़ारोन ने पहली बार अपनी माँ के सामने रोमेसा का जिक्र किया। उम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, मेरा ख्याल है कि वो मेरी जिंदगी की शर्कन हयात बन सकती है। नसरीन बेगम ने फौरन सवाल किया, कौन है वो, कहाँ की है? ज़ारोन ने धड़कते दिल के साथ कहा, उम्मी, इसका नाम रोमेसा है, वो मेरे ऑफिस में है, इसकी फैमिली इंग्लैंड में रहती है।
बड़ी नेक और शरीफ लड़की है। लेकिन ये सुनकर नसरीन बेगम का चेहरा सख्त हो गया। ज़ारोन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी भांजी जरताशा को सोच रखा है। माँ की पसंद से बढ़कर कुछ नहीं होता। कराची में नसरीन बेगम ने ये बात अपनी बहन जरताशा की माँ को भी बता दी। वो खुशी से निहाल हो गई। देखा बाजी, आपका बेटा तो हमारा दामाद ही बनेगा। खानदान में रिश्ता रहेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड में रोमेसा की फैमिली को भी ये बात मालूम हुई। रोमेसा की वालिदा ने ज़ारोन को खिले दिल से कबूल किया। बेटा, अगर तुम और रोमेसा एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं। अलबत्ता रोमेसा की बहन निसा ने सख्ती से मुखालफत की। रोमेसा ने बहन को समझाने की कोशिश की, मगर निसा का दिल नहीं माना। इसके अपने अंदर एक जिद थी। वो चाहती थी कि सब रिश्ते खानदान के अंदर रहें, जैसे इसकी अपनी शादी हुई थी। अब ज़ारोन की जिंदगी दो हिस्सों में बच चुकी थी। एक तरफ माँ की ख्वाहिश और जिद के वो अपनी भांजी जरताशा से शादी करे। दूसरी तरफ रोमेसा की मोहब्बत, जिसके बगैर ज़ारोन अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता था। हर रात वो तन्हाई में बैठकर सोचता, मैं किसके लिए जीऊं? माँ के लिए, अपने दिल के लिए? रोमेसा की आंखों में ख्वाब थे, मगर ज़ारोन की माँ की आंखों में अपनी ख्वाहिशों का अक्स। ये फैसला आसान नहीं था। कराची में जरताशा अपनी माँ के ख्वाब सुनकर बड़ी हुई थी। खाला हमेशा कहा करती थी, मेरी जरताशा ज़ारोन के लिए बनी है। देखना, वो एक दिन हमारी बेटी को अपनी दुल्हन बनाकर लाएगा। जरताशा के दिल में भी एक अनजाना सा ख्वाब पलने लगा था। वो ज़ारोन को परदेस के पर्दों से देखती रहती, माँ की बातों में रंग भर लेती। इसे यकीन था कि एक दिन वही ज़ारोन की जिंदगी की शरीक बनेगी। जब नसरीन बेगम ने अपनी बहन से रिश्ता पक्का करने की बात की तो जरताशा की आंखों में खुशी के दिए जल उठे। इंग्लैंड में रोमेसा का दिल हर दिन ज़ारोन के करीब होता जा रहा था। इसने अपनी वालिदा के सामने खिलकर कहा, उम्मी, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। ज़ारोन ही वो शख्स है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ। इसकी माँ ने बेटी का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। रोमेसा मुस्करा कर बोले, मुश्किल रास्ते ही असल मंजिल तक ले जाते हैं। मगर निसा के दिल में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त रोमेसा को समझाने की कोशिश करती, तुम्हें अंदाजा नहीं है, ऐसे रिश्ते नाकाम हो जाते हैं। ज़ारोन अपनी माँ का बेटा है, वो कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा। ज़ारोन अब दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ माँ का दबाव, दूसरी तरफ दिल की चाहत। इसने कई बार नसरीन बेगम को समझाने की कोशिश की, उम्मी, रोमेसा बहुत अच्छी लड़की है, शरीफ खानदान से है, पढ़ लिख कर आई है, मेरे मेयार की है। मगर नसरीन बेगम का जवाब हमेशा एक ही होता, बेटा, माँ की बात कभी झुठला कर देखो, बर्बाद हो जाओगे। जरताशा तुम्हारी किस्मत है। उनके ये अल्फाज ज़ारोन के दिल पर बोझ बन जाते। रात को तन्हाई में वो रोमेसा की आंखों की नमी और माँ की जिद दोनों को याद करता और खुद को कमजोर महसूस करता। एक दिन रोमेसा ने ज़ारोन से कहा, ज़ारोन, तुम कब तक यूं तजब्जुब में रहोगे? जिंदगी इंतजार पर नहीं चलती। अगर तुम मुझे अपना नहीं बना सकते तो मुझे बता दो, ताकि मैं अपना रास्ता खुद चुन लूं। ज़ारोन की आंखों में बेबसी तीर गई। रोमेसा, दिल मेरा तुम्हारा है, लेकिन माँ, वो मेरे लिए खुदा का दर्जा रखती है। मैं उनके खिलाफ जाकर कैसे खुश रह सकता हूँ? रोमेसा के लब कपकपा गए। इसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें माँ और मोहब्बत में से चुनना पड़ा तो अंजाम वही होगा जो मैं सोच रही हूँ। ये कहकर वो चुप हो गई। ज़ारोन के दिल पर ये अल्फाज बोझ बनकर उतरे। अब इसकी जिंदगी एक कड़ी आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी। बिलाखिर ज़ारोन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। माँ की मुखालफत और खानदान के दबाव के बावजूद इसने रोमेसा से निकाह कर लिया। निकाह इंग्लैंड की एक मस्जिद में निहायत सादगी से हुआ। रोमेसा की माँ खुशी से झूम उठी, मगर निसा इस शादी में शामिल ना हुई। मैं इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करूंगी, ये कहकर वो दूर रही। रोमेसा को ये बात दिल में चुभती रही, लेकिन ज़ारोन ने इसके जख्मों पर मरहम रखा। कुछ रिश्ते वक्त के साथ मान जाते हैं रोमेसा, हम सब्र करेंगे। यूं उन दोनों की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। ज़ारोन और रोमेसा की जिंदगी सुकून और मोहब्बत के रंगों से भर गई।
हर दिन जैसे एक नई रोशनी लेकर आता। ज़ारोन को पहली बार लगा कि अब वो अपनी जिंदगी अपने दिल की चाहत के साथ गुजार रहा है। चंद सालों में अल्लाह ने उन पर अपनी रहमतें नाजिल की। रोमेसा ने एक बेटे को जन्म दिया। ज़ारोन ने मोहब्बत से इसका नाम रखा शहरोज। बेटे की आमद से घर में खुशियां बखर गईं। कुछ साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी अता की। इसका नाम रखा गया आरवो। ज़ारोन ने बेटी को गोद में लेकर आंखों से आंसू बहाए। मेरी दुनिया अब मुकम्मल हो गई है। उन सब खुशियों के बावजूद निसा की जिद जुम की तू रही। वो रोमेसा से मील जौल कम करती। अक्सर खानदान में ये बात कही जाती, निसा को अपनी बहन की खुशी कबूल क्यों नहीं। मगर निसा के दिल में एक जिद और अना की दीवार खड़ी थी। मैं नहीं मानती कि ये रिश्ता सही है। जो माँ के खिलाफ जाकर बने वो कभी पायदार नहीं रहता। ये जुमला अक्सर रोमेसा के दिल को दुख देता। लेकिन ज़ारोन कहता, अल्लाह ने हमें जो दिया है वो सबके ख्वाबों से बढ़कर है। हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। शहरोज की कुलकारियां और अरवों की मासूम मुस्कुराहट ने ज़ारोन और रोमेसा की दुनिया को रोशन कर दिया था। घर में कहकहे मोहब्बत और सुकून का बसेरा था। ज़ारोन अक्सर सोचता, अगर मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पर चलता तो शायद अपनी खुशी से महरूम रहता। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और आज मेरे पास एक मुकम्मल घर है। रोमेसा मुस्कुरा कर कहती, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। बस हम शुक्र अदा करते रहे। यूं उन दोनों की जिंदगी मोहब्बत और सुकून के सफर पर आगे बढ़ती गई। ज़री हारून की बीवी सिर्फ हुसैन ही नहीं बल्कि हद दर्जा चालाक भी थी। शादी के बाद से ही उसकी नजरें दौलत और आसाइश पर थीं। अक्सर अपनी सास नसरीन बेगम के कानों में सरगोशियां करती, खाला जान अपने सारी जिंदगी ज़ारोन भाई के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब वक्त है कि वो भी आपके लिए कुछ करे। ये डिफेंस वाला घर आखिरकार हारून का होना चाहिए। आखिर वही तो आपका असल सहारा है। नसरीन बेगम बेटे की मोहब्बत में उन बातों को दिल में जगह देने लगी। ज़री ने मजीद उकसाया, आप ज़ारोन भाई को बुलाएं। कहीं के बच्चों को दादी के पास लेकर आओ, फिर आराम से बात कर लेना, वो इनकार नहीं करेगा। कई सालों बाद पहली बार नसरीन बेगम ने ज़ारोन को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ उनकी भराई हुई आवाज थी, बेटा बहुत दिन हो गए, तुम और रोमेसा बच्चों के साथ पाकिस्तान आओ। मैं शहरोज और अरवों को देखना चाहती हूँ। दादी की दुआओं के लिए आ जाओ। ये सुनकर ज़ारोन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उम्मी आपने खुद बुलाया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इंशाअल्लाह हम जल्द आ रहे हैं। शाम को ज़ारोन ने रोमेसा को बताया। रोमेसा उम्मी ने फोन किया है, कह रही है बच्चों को पाकिस्तान ले आओ। रोमेसा ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। इसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आखिर इसने कहा, ज़ारोन मुझे ये सब अचानक बुलाने की बात समझ नहीं आ रही। मेरी छठी हिस्स कह रही है कुछ ठीक नहीं। ज़ारोन हंसा और उसके हाथ थाम कर बोला, तुम तो पाकिस्तान गई ही नहीं इसलिए डर रही हो। हमारे लोग बहुत मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले। उम्मी की आवाज में जो चाहत थी वो मैं महसूस कर सकता हूँ। रोमेसा ने खामोशी से सर झुका दिया, लेकिन दिल के अंदर अंदेशे बढ़ते गए। ज़ारोन ने दफ्तर में छुट्टियां ले टिकट बुक किराए और पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। शहरोज और अरवो पहली बार पाकिस्तान जाने पर बहुत पुरजोश थे। अबू, क्या पाकिस्तान में हमारे कजन्स भी हैं? क्या वहाँ बड़ा सा घर है? शहरोज की मासूमाना बातों पर ज़ारोन मुस्कुरा दिया। रोमेसा ने दिल ही दिल में दुआ की, आउला, अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो हमें अपनी पनाह में रखना। यूं कई साल बाद ज़ारोन अपनी मोहब्बत भरी दुनिया को लेकर पाकिस्तान लौटने की तैयारी करने लगा, बेखबर के वहाँ इसके लिए कैसा अंजाम मुंतजिर है। कई सालों बाद जब जहाज कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो ज़ारोन के दिल में एक अजीब सी खुशी और जोश था। रोमेसा ने बच्चों को संभालते हुए खिड़की से बाहर झांका। यही है तुम्हारा देश। इसके लबों पर हैरत और मुस्कुराहट मिली जली थी। शहरोज और अरवो भी खुशी से अतौले थे। अबू, पाकिस्तान में वाकई सब लोग हमें प्यार से मिलेंगे ना? ज़ारोन ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, ये मेरा देश है, यहाँ सब मोहब्बत ही मोहब्बत है। एयरपोर्ट पर नसरीन बेगम, हारून और ज़री इस्तकबाल के लिए मौजूद थे।
नसरीन बेगम बेटे और पोते पोती को देखकर आंसू ना रोक सके। जब वो सब डिफेंस के आलीशान बंगले में दाखिल हुए तो रोमेसा ने चारों तरफ देखा। यही है वो घर जो तुमने अपनी मेहनत से बनाया था। इसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत झलक रही थी। बच्चे भागते फिर रहे थे जैसे किसी ख्वाबों के महल में आ गए हों। लेकिन जरी की नजरें रोमेसा और बच्चों पर नहीं बल्कि दीवारों और कमरों पर जिमी थी। ये सब कुछ एक दिन मेरा होना चाहिए, मेरा और हारून का, वो दिल में बड़बड़ाई। चंद दिन बाद नसरीन बेगम ने अपनी भांजी जरताशा को भी बुलाया। जरताशा ने ज़ारोन को देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बरसों से इस दिन के ख्वाब देखती रही थी, मगर आज ज़ारोन अपनी बीवी और बच्चों के साथ सामने खड़ा था। जरताशा ने रोमेसा से मिलते वक्त मुस्कुराहट ओढ़ ली, लेकिन दिल के अंदर कड़वाहट का जहर फैल गया। ये लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? रोमेसा ने खुश इखलाकी से बात की, मगर दिल के अंदर वो महसूस कर रही थी कि जरताशा की नजरों में एक अजीब सा जहर छुपा है। जरी और जरताशा दोनों अक्सर तन्हाई में बातें करती। जरी ने जलती पर तेल डाला। जरताशा बहन, ये घर तो असल में तुम्हारा होना चाहिए था, मगर देखो रोमेसा ने आकर सब कुछ छीन लिया। जरताशा की आंखों में आग भड़क उठी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ारोन को किसी न किसी तरह रोमेसा से दूर करना ही होगा। जरी ने मानीखेज मुस्कुराहट के साथ कहा, बस तुम साथ दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। यूं जरी और जरताशा ने मिलकर एक ऐसी साजिश के बीज बो दिए जो आने वाले दिनों में ज़ारोन और रोमेसा की खुशियों को हिलाकर रख देंगी। रोमेसा के दिल में एक अजीब सी घबराहट रहती। वो जानती थी कि मोहब्बत का सफर खूबसूरत भी होता है और खतरनाक भी। इसने अपनी बहन निसा से खिलकर सोचें बांटे। निसा ने कहा, अलबत्ता तुम एक काम करो, जहां भी तुम जाओ मुझे अपनी लोकेशन भेजती रहो, सिर्फ इसलिए कि मैं जान सकूं तुम कहाँ हो, और अगर मुझे किसी चीज का शक हुआ तो फौरन तुम्हें फोन कर सकूं। निसा ने पुरसुकून अंदाज में सर हिलाया, मगर आंखों में एक गहरा सवाल रह गया। तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन, क्या तुम्हें कुछ खास महसूस हो रहा है? रोमेसा ने दबी आवाज में कहा, मेरी छठी हिस्स कहती है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, बस तुम मेरी हिफाजत करो। निसा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम जानती हो मैं भी इस रिश्ते की सख्त मुखालिफ हूँ। वो जज्बात नहीं जो मुझे कबूल है। फिर भी तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोमेसा ने दिल में दुआ मांगी, अल्लाह हमें महफूज रखना। दूसरी तरफ कराची में जरी और हारून की मंसूबा बंदी जोरों पर थी। वो दोनों अब महज हसद से आगे बढ़ चुके थे। उनके इरादे अक्ल से बाला थे। जरी के चेहरे पर मुस्कान होती, मगर दिल में अजदहा सा जन्म ले चुका था। रात के अंधेरे में जब घर के सब अफराद सोए हुए थे, जरी ने हारून के कान में सरगोशी की, हमारी चाहत पूरी नहीं हुई तो क्या फायदा? ये बंगला, ये सब कुछ, सब हमारे नाम होना चाहिए। अगर रोमेसा ने हमारा रास्ता रोका तो हमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। हारून ने नफी में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में सख्ती वाज़े थी। अगर हमारा मकसद नाकाम हुआ तो ज़ारोन को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जरी के लबों पर सुकून की मसनूई मुस्कान थी, मगर अंदर एक खौफनाक अज़्म था। उन्होंने मंसूबा को खामोशी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। छोटे छोटे झूठ, गलतफहमियां और हालात को मोड़ देने की साजिश। ये अल्फाज जो सादा सी सरगोशी में कहे गए थे, बहुत जल्द एक ऐसे अमल की बुनियाद बन गए जिसका अंजाम अच्छा नहीं था। वो दिन आ गया जब पूरा खानदान रस्मी तौर पर एक बड़े वलीमा की तरह ज़ारोन और रोमेसा को खुश आमदीद कहने के लिए जमा हुआ। महल्लेदार, रिश्तेदार और चंद पुराने दोस्त सब आए। दस्तरखान पर लजीज पकवान, मेहंदी की खुशबू और कहकहों का शोर, सब कुछ एक त्योहार जैसा था। रोमेसा ने हर किसी से मिलकर खुशी महसूस की। बच्चों की हंसी उसके दिल को पिघलाने लगी। शहरोज ने अपनी दादी के सीने पे सर रखा और मासूमियत से कहा, दादी अब मुझे कहानी सुनाएं। नसरीन बेगम ने आंखों में आंसू महसूस होते हुए बेटे को सहलाकर कहा, मेरे शहरोज, अल्लाह ने तुझे मेरी झोली में भेजा है। हर तरफ मोहब्बत के जलवे थे, मगर रोमेसा की आंखें अक्सर कमरे के गोशों में झांकती रहती, जैसे किसी साये को तलाश कर रही हो। जरी और जरताशा की बातों में नर्म सी चालाकी और कभी कभार हारून की बेचैनी, ये सब रोमेसा की छठी हिस्स को भड़काते रहे। एक शाम जब सब महफिल में खुशगवारी से खाने में मसरूफ थे, निसा ने रोमेसा को पैगाम भेजा, अभी कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, बस सुकून रहेगा।
रोमेसा ने फौरन लोकेशन भेज दिया। रोमेसा ने दिल में ख्याल को झटका और बच्चों के पास वापस चली गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जरी और हारून की हरकतें अब खिले जाविये से जाहिर होने लगी। वो झूठे बहाने बनाकर रोमेसा के लिए मुलाकातें तरतीब देती, कभी लड़कियों की महफिल, कभी एक खानदानी दावत। हर दावत में जरताशा की ठंडी नजरों में एक नापसंदीदा खुशी होती। रोमेसा ने महसूस किया कि हर चीज एक झूठी सजावट के पीछे छुपी हुई है। इसने निसा को फोन किया और घबरा कर कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है जैसे ये सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार डराती है। निसा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी तुम जाओगी मैं वहाँ पहुँचती रहूंगी। तुम्हें जब भी शक होगा मुझे बताना। रोमेसा ने खामोशी से हाँ कहा, मगर दिल में एक खौफ था जो बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी अंधेरे में शोर की एक परछाई सरगोशी कर रही हो। एक शाम जब सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, नसरीन बेगम ने अचानक ज़ारोन को मुखातिब किया। आवाज भारी थी। बेटा, तुमने अपनी पसंद की शादी करके मेरी ख्वाहिश को कभी नहीं देखा। मैं चाहती थी तुम्हारी शादी जरताशा से हो, मगर तुमने मुझे दिल ही दिल में तोड़ दिया। ये सुनकर ज़ारोन सकते में आ गया। उम्मी, अपने ये बात अभी तक दिल में रखी हुई है। ये तो नसीबों की बात थी, इंसान की ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं होती। इसके लहजे में दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद रोमेसा भी चाय लेकर वहां आ गई। जैसे ही वो करीब बैठी, नसरीन बेगम ने नफरत भरी निगाह से इसे देखा। रोमेसा के दिल पर चोट लगी, इसकी आंखें डगमगा गईं। ज़ारोन ने मां की निगाहें देखकर हैरत से रोमेसा को देखा और दिल ही दिल में बेचैन हो गया। लेकिन लम्हा भर बाद ही नसरीन बेगम ने लहजे को बदलकर खुशगवार अंदाज में कहा, मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे वाकई खुशियां दी है। ये अचानक बदलता रवैया रोमेसा के दिल को मजीद उलझा गया। वो मुस्करा तो दी, मगर अंदर ही अंदर खौफ और उदासी ने इसे घेर लिया। अगले दिन शाम को ज़ारोन अपने पुराने मुलाजिम मोहसिन खान से मिला, जो बरसों पहले भी उसके साथ रह चुका था। मोहसिन खान की आंखों में तशवीश थी। इसने ज़ारोन के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बरसों से तुम्हारे खानदान को जानता हूँ। यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश तैयार हो रही है। अपने बच्चों और बीवी का ख्याल रखो और जल्द अज जल्द वापस इंग्लैंड चले जाओ। उनके इरादे दुरुस्त नहीं हैं। ज़ारोन के दिल में हलचल मच गई। मोहसिन खान, तुम ये क्या कह रहे हो? साजिश? कौन सी साजिश? मोहसिन खान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, बस इतना जान लो, अगर वक्त ज़ाय किया तो बहुत देर हो जाएगी। इस रात ज़ारोन करवटें बदलता रहा। एक तरफ माँ की नाराजगी, दूसरी तरफ रोमेसा की बेचैनी, और अब मोहसिन खान की ये बात, सब ने इसे बेहाल कर दिया। इसने रोमेसा को अपने करीब करके कहा, रोमेसा, शायद तुम्हारी छठी हिस्स सही थी। कुछ तो गड़बड़ है। रोमेसा की आंखों में खौफ तैरने लगा। मैंने पहले कहा था ज़ारोन, लेकिन अब हम क्या करें? ज़ारोन ने आह भरी और फैसलाकुन लहजे में कहा, हमें कुछ दिन मजीद खामोशी से हालात देखने होंगे। अगर खतरा वाज़ेह हो गया तो फौरन वापस जाएंगे। कमरे के अंधेरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी और साजिश के साए मजीद गहरे हो रहे थे। एक शाम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद नसरीन बेगम ने अचानक बात छेड़ दी। बेटा ज़ारोन, ये घर और मार्केट जो तुम्हारे नाम है, वो हमारे नाम कर दो। आखिरकार तुम्हारे बाद ये सब हारून ही को चिल्लाना है। हारून ने भी मौका गनीमत जाना और कहा, भाई, अब तो इंग्लैंड में हैं, आपको क्या जरूरत है इतने बड़े बंगले और मार्केट की? ये सब हमें दे दो ताकि हम संभालें। ज़ारोन ने माँ की बात सुनी तो लम्हा भर को साकित रह गया। फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला, उम्मी जी, ये सब मेरा ही नहीं, हमारा है। इसमें नाम लगाने हटाने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी माँ है, हारून मेरा भाई है, ये सब तुम्हारा ही तो है। ये अल्फाज दिल से निकले, लेकिन माँ और भाई के चेहरे पर नागवारी की परछाइयाँ उभर आई। नसरीन बेगम ने सख्त लहजे में कुछ कहना चाहा मगर रोक गई। हारून भी चुप रहा, मगर दिल में गुस्सा और हसद की आग सुलगने लगी। महफिल पर अजीब सा सुकूत तारी हो गया। रोमेसा ने सबके तासुरात देखे और उसके दिल पर एक बोझ सा उतर आया। इसने दिल में सोचा,
ये लोग कुछ और चाहते हैं। ये खामोशी, ये नजरों की तलखी, ये आने वाले तूफान की निशानी है। रात को रोमेसा ने ज़ारोन से कहा, मैंने आज आपकी माँ और हारून की आंखों में कुछ और देखा, जैसे वो आपकी बात से खुश नहीं हुए। ज़ारोन ने इसका हाथ थामकर जवाब दिया, हाँ रोमेसा, मैंने भी महसूस किया, मगर मैंने हमेशा उनके लिए ही मेहनत की है। सोच भी नहीं सकता कि वो मेरे खिलाफ हो। रोमेसा ने आह भरी, लेकिन दिल कह रहा है कि यह खामोशी बहुत खतरनाक है। ज़ारोन ने नजरें चरा ले, मगर दिल में एक अनजाना खौफ घर कर गया। चंद दिन गुजरे थे कि हारून ने बड़े जोश और खरूश से ऐलान किया, भाई क्यों ना हम सब शुमाली इलाकों का प्रोग्राम बनाएं। वहाँ का मौसम बेहतरीन है, सब मिलकर सैर करेंगे तो मजा आ जाएगा। नसरीन बेगम ने भी तायद की, जबकि जरी के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट खिल गई। रोमेसा ने दिल ही दिल में सोचा, ये अचानक प्रोग्राम क्यों बनाया जा रहा है? कहीं ये भी किसी मंसूबे का हिस्सा तो नहीं? हारून ने सबको बताया कि एक रेस्ट हाउस पहले ही बुक करवा लिया है, वहाँ सुकून होगा, सब इकट्ठे वक्त गुजारेंगे। ज़ारोन ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन रोमेसा की छठी हिस्स इसे मुसलसल बेचैन रखे हुए थी। बच्चों ने शुमाली इलाकों के जिक्र पर खुशी से शोर मचाया, उनके ज़हन में ये एक शानदार एडवेंचर बन गया था। इसी दौरान ज़ारोन को अपने पुराने मुलाजिम मोहसिन खान की याद आई। वो शुमाली इलाकों का ही रहने वाला था। ज़ारोन ने रोमेसा से कहा, मोहसिन खान वहाँ का है, काश इससे मुलाकात हो जाए। इसने अपनी बेटियों की शादी के वक्त मुझे याद किया था और मैंने इंग्लैंड से इसे रकम भेजी थी। शादी के बाद के अखराजात भी हमेशा दिया। वो मेरा वफादार रहा है। रोमेसा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। दुआ है कि वहाँ तुम्हारी इससे मुलाकात हो। वाकई मोहसिन खान ज़ारोन को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वो अक्सर दुआओं में कहता, अल्लाह मेरे मोहसिन को सलामत रख, जिसने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। इसे खबर मिली कि ज़ारोन पाकिस्तान आया है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो दिल ही दिल में चाहने लगा कि किसी तरह मुलाकात हो जाए ताकि अपना शक दिल की गहराई से बयान कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जरी और हारून की साजिशों का जाल तंग होता जा रहा था और अब ये प्रोग्राम रेस्ट हाउस का उनकी चाल का हिस्सा था। कागान की वो हुसैन वादियां इस रात किसी तिलिस्म जैसी खामोशी में डूबी थीं, मगर वादी के सन्नाटे में एक खबीस मंसूबा सरगोशियों की शक्ल में खिल रहा था। हारून ने अपने जैसे चंद खबीस लोगों को बुलाया था, आंखों में लालच, दिलों में बेरहम। उनका इरादा साफ था, ज़ारोन की फैमिली को रास्ते में एक हादसे में मार कर दुखाना, ताकि सब कुछ चुपचाप हारून और जरी के नाम हो जाए। वो रात के अंधेरों में मंसूबा को कड़ियों की तरह जोड़ रहे थे। एक शख्स ने मुस्कुराहट के साथ कहा, गाड़ी को खाई में फेंक देंगे और फिर दिखाएंगे कि यह हादसा था, किसी को खबर तक नहीं होगी। हारून की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जरी सरगोशी करती रही, इस बार कोई लफ्जिश नहीं होनी चाहिए। मोहसिन खान जो इस वादी में रहता था हर गुजरती बात सुन रहा था। इसके कानों ने वो सब सुन लिया जो वो नहीं सुनना चाहता था, मगर उसके अंदर ज़ारोन के लिए जिस मोहब्बत की लहर दौड़ती थी वो चुपके चुपके अमल में आ गई। इसने फौरन अपने दिल की धड़कन संभाली और मोबाइल उठाया। रात के 1 बजते ही इसने ज़ारोन को कॉल की। फोन बज उठा तो ज़ारोन की नींद से आमेख्ते आवाज में पूछा गया, बेटा कहाँ हो? मोहसिन ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, जनाब खतरा करीब है, सुआन लीजिए। वहाँ कुछ लोग मिल बैठे हैं और वो आपके खानदान के बारे में बारह सोच रहे हैं। फौरन अपने आप और बच्चों को बचाइए। ज़ारोन की नींद टूट गई, दिल झटके से धड़क। इसकी आवाज कांप उठी। मोहसिन, तुमने क्या देखा? तुम्हें कैसे पता? मोहसिन ने पूरी हालत बताई और कहा, अभी रात के 2 बजने में है। अगर आपने फौरन कदम ना उठाया तो वक्त हाथ से निकल सकता है। मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, बस तैयार हो जाइए। ज़ारोन के अंदर का खौफ और जिम्मेदारी एक साथ अलिफा बेर। वो रोमेसा के पास गया जो बेड पर बेचैनी से बैठी थी, आंखों में खदशात के साए थे। ज़ारोन ने धीमा मगर पक्का लहजा इख्तियार किया, रोमेसा, हमें अभी तैयार होना होगा। मोहसिन खान ने खबरदार किया है, हम रात के 2 बजे निकलेंगे। रोमेसा की सांस रुक सी गई, मगर उसने हिम्मत जमा की। वो फौरन बच्चों को जगाया।
शहरोज और आरवो आंखें मिलते हुए मगर माँ की परेशानी को देखकर फौरन तैयार हो गए। ज़ारोन ने फैसला किया कि वो बच्चों को पहले गाड़ी में बिठाएगा और फिर खुद बाहर आएगा। मोहसिन खान ने खामोशी से गाड़ी का इंतजाम किया था। वो जानता था कि सीधा रास्ता खतरनाक है, इसलिए एक छपी हुई सम्त से ले जाने का प्लान बनाया गया। मोहसिन भाई रोमैसा और उर्वा को एक तरफ ले जाएं, शहरोज को मेरे साथ रखें। मोहसिन ने सर हिलाया और नीम उदास मगर पुरएतमाद मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा बेटी। रात के 2 बजे घर के सहन से खामोश कदम उठे। बादल आसमान को ढांपे हुए थे, हवा में सर्दी और संगीनी दोनों थी। रोमैसा ने शहरोज को ज़ारोन के बाजू में थामा, उर्वा को अपने सीने से चिमटा लिया। मोहसिन खान खामोशी से गाड़ी के पीछे आया। ज़ारोन ने एक लम्हे के लिए माँ की तरफ देखा, जो रेस्ट हाउस की दहलीज पर खड़ी मध्यम आंखों से उन्हें घूरते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मुस्कुराहट कुछ फितरी न थी। दिल पर भारी सा बोझ महसूस हुआ। ज़ारोन ने दिल में दुआ की, अल्लाह बस हमारी हिफाजत फरमा। गाड़ी खामोशी से निकलने लगी। पास से गुजरती हुआ शहरोज के बालों को हल्का कर गई और रोमैसा ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। मोहसिन ने रोड पर निगाहें जमाई, हर मोड़, हर साय में खतरे को ढूंढने की कोशिश की। पीछे पीछे कोई सरगोशी सी आती महसूस हुई, मगर मोहसिन के चेहरे पर पक्का आज़म था। 5 आदमी, एक फैमिली और एक वफादार मुलाजिम, ये मंजर था। और कागान की वादी की खामोश रात में एक कारवां जो जिंदगी और मौत के दरमियान अटका हुआ था। वो रात जो खामोश और पुरअसरार थी, अचानक क़यामत खेज मंजर में बदल गई। ज़ारोन की गाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक सड़क के दोनों तरफ से निकाब पोश अफराद निकल आए। हाथों में लाठियां, लोहे की सलाखें और बोतलों में पेट्रोल। एक लम्हे में गाड़ी पर पत्थर बरसने लगे, शीशे टूट गए, चीखें गूंज उठी। रोमैसा ने आरवो को सीने से लिपटाया, शहरोज अबू के बाजुओं से चिमट गया। ज़ारोन ने पूरी ताकत से गाड़ी काबू करने की कोशिश की, मगर बुंदों ने घेर लिया। अचानक एक जलती बोतल गाड़ी पर गिरी। लम्हे भर में गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग के शोले अंधेरे में सुर्ख नाग की तरह लपकने लगे। शोलों के दरमियान सब कुछ जलता महसूस हुआ। निकाब पोश जालिमों ने कोई रहम न किया। वो चीखते हंसते पेट्रोल डालते रहे। एक ने क्रेन का कंट्रोल संभाला और जलती हुई गाड़ी को धकेलकर खाई की तरफ ले गया। चंद ही लम्हों में गाड़ी अंधेरे में गिर गई। धमाके की आवाज पहाड़ों में गूंजी। रोशनी के शोले आसमान को छूने लगे। हारून चंद कदम दौड़ खड़ा अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। इसके लबों पर इत्मीनान की शैतानी मुस्कुराहट थी। दिल ने कहा, काम खत्म हुआ, अब न ज़ारोन रहा न उसके वारिस। जब खबर घर पहुंची तो माँ के कानों तक ये खबर पहुंची कि हादसात हो गया है। लम्हे भर के लिए इसके दिल में तूफान उठा, सांस राख सी गई, मगर फिर इसने खुद को संभाला। वो बैठी सोचने लगी, मेरे बेटे ने कौन सी मेरी बात मानी थी? ना मेरा कहा माना, ना मेरी पसंद की शादी की। आज इसने अपनी मर्जी की सजा पाली। अल्फाज दिल से तो निकल गए, मगर आंखों में एक कड़वा सा आंसू आतर आया। हारून और जरी खुशी से आपस में बातें करते रहे। जरी ने गुरूर से कहा, अब सब कुछ हमारा है, ना कोई दावेदार बचा, ना कोई हिस्सादार। हारून ने भी कहा लगाया, अब डिफेंस का बंगला और सारी जायदाद सिर्फ हमारी है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि तकदीर की लिखी कुछ और थी। जलती हुई गाड़ी के धुएं और धमाके के बावजूद एक राज बाकी था। मोहसिन खान ने आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा कदम उठाया था जो आने वाले दिनों में हारून के ख्वाबों को चिकनाचूर करने वाला था। अंधेरी सड़क पर जलती गाड़ी के धुएं और पहाड़ों की गूंज के बीच एक नन्हा वजूद सड़क के किनारे बैठा रोता रहा। शहरोज का चेहरा आंसुओं से तर था, इसकी छोटी सी आवाज वादी में गूंज रही थी। इसी लम्हे करीब से गुजरने वाले एक मियां बीवी ने इस मंजर को देखा। गाड़ी रोकी और औरत ने घबरा कर कहा, अल्लाह खैर करे, ये बच्चा यहाँ अकेला कैसे? मियाँ ने फौरन इसे उठा लिया। बच्चे का कपड़ा जला हुआ सा था, मगर वो जिंदा था। शहरोज ने खौफजदा आंखों से उन्हें देखा और बमुश्किल कहा, उम्मी, अबू, आग। मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को बचाएंगे और किसी को खबर नहीं होने देंगे।
इसी रात वो इस्लामाबाद निकल गए और वहां से इंतजाम करके शहरोज को साथ लेकर अमेरिका रवाना हो गए। दूसरी तरफ मोहसिन खान ने अपनी जान खतरे में डालकर रुमैसा और आरवो को बचा लिया था। इसने गाड़ी के जलने से पहले एक खुफिया रास्ता इख्तियार किया और अपने रिश्तेदारों के गांव पहुंच गया। वहां गांव की औरतों ने रोमैसा को पर्दे में रखा, आरवो को अपनी गोद में लेकर लोरियां सुनाई। रोमैसा दिन रात बच्चों की याद में आंसू बहाती रही, मगर शुक्रगुजार थी कि कम अज कम आरवो इसके साथ है। मोहसिन खान ने इसे दिलासा दिया, बीबी जी अभी वक्त आपके खिलाफ है, लेकिन याद रखें अल्लाह की रस्सी मजबूत है, एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर हारून और उसकी माँ अगली सुबह कराची पहुंच गए। पूरे खानदान और रिश्तेदारों को बिलाकर शोक का माहौल बना दिया। माँ ने रोते हुए कहा, हाय मेरा बेटा ज़ारोन, सारा खानदान हमसे जुदा हो गया। अल्लाह की यही मर्जी थी। लोग तज़ियत करने आए, आंखों में आंसू, दिल में दुख, मगर किसी को हकीकत का इल्म न था। हर तरफ यही मशहूर कर दिया गया कि ज़ारोन, रोमैसा और दोनों बच्चे हादसे में जलकर खत्म हो गए। जरी खुशी से माँ के गिले लगी और बोली, खाला जान अब सब कुछ हमारा है, कोई भी दावेदार नहीं बचा। हारून ने भी सर हिलाकर कहा, अब न कोई रुकावट है न कोई वारिस, सब जायदाद और बंगला सिर्फ हमारा है। मगर हारून को ये खबर न थी कि शहरोज जिंदा है और रोमैसा अपनी बेटी के साथ किसी गांव में सांसें ले रही है। ये राज वक्ती तौर पर छप गया था, लेकिन वक्त आने पर यही राज हारून के गुरूर और लालच को खाक में मिला देगा। कराची के डिफेंस वाले घर में शोक की फिजा कायम थी। ज़ारोन के लिए कुरान खानी, फातिहा और तज़ियत के बड़े बड़े इज्तिमाआत हुए। खानदान वाले जमा हुए। हारून और उसकी बीवी जरी सुगवार चेहरों के साथ लोगों का इस्तकबाल करते रहे। माँ हर आने वाले के सामने आहें भरती, हाय मेरा बेटा, किस्मत ने इसे हमसे छीन लिया। लोग भी दिल से अफसुर्दा थे, मगर हकीकत सिर्फ हारून, इसकी माँ और जरी जानते थे। बाकी सबको लग रहा था कि ज़ारोन और उसका पूरा खानदान दुनिया से रुखसत हो गया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में बैठी निसा अपनी बहन रोमैसा की लोकेशन मुसलसल ट्रेस कर रही थी। इसके फोन पर बार बार नक्शा झलकता और हर हरकत इसकी नजर में थी। एक दिन अचानक कॉल आई। दूसरी तरफ रोमैसा की टूटी हुई आवाज थी, निसा हम बच गए हैं, लेकिन ज़ारोन अब नहीं रहा। ये सुनते ही निसा की आंखों से आंसू रवां हो गए। इसने बहन को दिलासा दिया, मैं आ रही हूँ, तुम फिक्र न करो, अब तुम अकेली नहीं हो। कुछ दिन बाद निसा गांव पहुंची। वहां रोमैसा और आरवो को देखकर उसका दिल भर आया। इसने बहन को गिले से लगाकर कहा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं तुम्हें जर्मनी ले चलूंगी, इंग्लैंड नहीं, क्योंकि अगर हारून इंग्लैंड आया और तुम्हारी खबर मिली तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। रोमैसा ने कांपती हुई आवाज में कहा, निसा मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है, शहरोज कहीं ना कहीं है। निसा ने इसके आंसू साफ किए और हौसला दिया, हो सकता है बहन, अल्लाह पर यकीन रखो, एक दिन जरूर सब कुछ सामने आ जाएगा। रोमैसा और आरवो को खुफिया तौर पर गांव से निकाला गया। निसा ने बड़ी एहतियात से तमाम इंतजामात किए ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। वो दोनों माँ बेटी को साथ लेकर खामोशी से पाकिस्तान से रवाना हुई और जर्मनी पहुंच गई। वहां एक नए शहर, नए माहौल और नई जिंदगी का आगाज हुआ। रोमैसा के दिल में दुखों का पहाड़ था, मगर साथ ही एक उम्मीद की किरण भी कि शायद शहरोज जिंदा हो। निसा ने अहद किया कि वो अपनी बहन और भांजी की जिंदगी दोबारा संवारेगी और किसी सूरत हारून को उन तक पहुंचने नहीं देगी। अमेरिका की हवाओं में एक नन्हा वजूद सांस ले रहा था, वही शहरोज जो जलती गाड़ी के बाद सड़क पर मुजिज़े की तरह बच गया था। मियाँ बीवी जिन्होंने इसे पाया था बे औलाद थे। इस बच्चे को उन्होंने खुदा की दीन समझा और अपनी जान से ज्यादा चाहने लगे। वो इसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने लगे। शहरोज नेक और ज़हीन बच्चा था, लेकिन कभी कभी इसकी मासूम आंखों में सवाल झलकता, उम्मी मेरा असल घर कहाँ है। मियाँ बीवी इसके सवाल पर मुस्करा देते, मगर उनके दिल में खौफ होता कि कहीं ये बच्चा अपनी असल तलाश न करने लगे। उधर रोमैसा और आरवो जर्मनी में निसा के साथ एक नए माहौल में जिंदगी गुजारने लगे। शुरू में परदेस की तन्हाई और अजनबी जुबान ने रोमैसा को तोड़ दिया, लेकिन निसा हर वक्त उसके साथ खड़ी रही। आरवो दिन बदन बड़ी हो रही थी।
इसकी मासूम मुस्कुराहट रोमेसा के जख्मों पर मरहम थी, लेकिन जब भी वो बेटी को देखती, इसके दिल में अपने गुमशुदा बेटे की तड़प जाग उठती। एक रात रोमेसा ने निसा से कहा, मेरे दिल की धड़कन कहती है कि शहरोज जिंदा है। निसा, अगर वो जिंदा हुआ तो मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। निसा ने बहन का हाथ थाम लिया। इंशाअल्लाह एक दिन वो दिन जरूर आएगा। कराची में हारून का गुरूर आसमान को छू रहा था। जरी के साथ वो बड़े बड़े कारोबारी लोगों से मिलता, जमीनों और जायदाद के सौदे करता। वो हर महफिल में ये जुमला जरूर दोहराता, मेरा भाई ज़ारोन तो किस्मत से गया, अब ये सब कुछ मेरा है। माँ कभी कभी खामोशी से बैठकर सोचती, काश ज़ारोन मेरी बात मान लेता, लेकिन फिर जरी की बातों में आकर वो अपने दिल को बहला लेती। हवेली के कमरे खुशहाली से भर गए थे, मगर दिल के अंदर अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। वक्त गुजरने लगा। एक तरफ अमेरिका में शहरोज परवान चढ़ रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी में आरवो अपनी माँ की आंखों का सहारा बनी हुई थी। मोहसिन खान भी कभी कभार रोमेसा को फोन करके खैरियत पूछता और दुआ देता। बीबी जी, सच छप नहीं सकता, एक दिन पर्दा जरूर उठेगा। रोमेसा अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी है इसकी हिफाजत फरमा और मुझे इससे जरूर मिला दे। ये दुआ आसमान पर दर्ज हो चुकी थी, मगर कब और कैसे पूरी होगी ये तकदीर के खेल पर मुनहसर था। अमेरिका की रोशन फजाओं में शहरोज अब एक ज़हीन और शानदार नौजवान बन चुका था। उसके अंदर खुद एतमादी और वकार नुमायां थे। इसके वालिदैन, जिन्होंने इसे पाला था, इस पर फख्र करते थे। यूनिवर्सिटी में शहरोज अपनी जहानत और नेक सीरत की वजह से सबका पसंदीदा था, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक खला सा रहता था, एक अधूरापन। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचता, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असल खानदान कौन है। ये सवाल उसके दिल में चिंगारी की तरह जलता रहा। उधर जर्मनी में आरवो जवान हो रही थी, खूबसूरत, तालीम याफ्ता और नर्म दिल। इसकी शख्सियत में रोमेसा की सब्र व वकार और निसा की दानिशमंदी झलकती थी। आरवो ने आला तालीम के बाद डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाया। माँ उसके हर कदम पर दुआएं देती रही। रोमेसा अक्सर बेटी को देखकर कहती, तुम्हारा भाई अगर जिंदा है तो तुम दोनों एक दिन जरूर मिल जाओगे। अल्लाह ने हमारी तकदीर में जुदाई लिखी है, मगर ये हमेशा नहीं रहेगी। आरवो अपनी माँ के आंसू पूंछकर मुस्कुराती, उम्मी अल्लाह से उम्मीद रखे, शहरोज जरूर जिंदा होगा। कराची में हारून दौलत के नशे में डूबा हुआ था। जरी उसके साथ कारोबार के जाल फैला रही थी। वो हर दिन मजीद लालच में मुब्तला होते गए, लेकिन अंदर ही अंदर बेसुकूनी बढ़ने लगी। माँ की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी। रातों को वो ख्वाब में ज़ारोन को देखती, जला हुआ जख्मी सा चेहरा, जो कहता, माँ आपने मुझे धोखा दिया। माँ चीख कर जाग जाती। हारून को ये सब सुनना अच्छा ना लगता। वो माँ को डांट देता, ये सब वहम है, ख्वाब है, ज़ारोन मर चुका है। लेकिन हकीकत ये थी कि इसके अपने दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं खौफ जाग रहा था। जर्मनी में रोमेसा ने अपनी जिंदगी को सब्र के सहारे गुजारा, लेकिन इसके दिल की धड़कन अब भी बेटे की तलाश में थी। अमेरिका में शहरोज एक कामयाब नौजवान बनता जा रहा था। कराची में हारून अपनी हवस में डूबा था। तीनों कहानियां अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, मगर तकदीर उन्हें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी। वो मोड़ जहां सच्चाई सामने आएगी और धोखे के पर्दे चाक होंगे। शहरोज अब एक कामयाब नौजवान बन चुका था, मगर उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, मैं कौन हूँ। एक दिन यूनिवर्सिटी में इसने एक प्रोजेक्ट के लिए अपना पैदाइशी रिकॉर्ड मंगवाने की कोशिश की। कागजात देखकर उसकी आंखों में हैरत आतर आई। इसका असल नाम शहरोज ज़ारोन दर्ज था। वो सोच में डूब गया, ये ज़ारोन कौन है, क्यों मेरा नाम बदला गया, क्या मैं किसी और खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। ये लम्हा इसके दिल में तूफान ले आया। इसने फैसला किया कि अब वो अपनी असल तलाश करके रहेगा। उधर आरवो ने डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। रोमेसा इसकी कामयाबी पर खुशी से झूम उठी। एक दिन आरवो ने अपनी माँ से कहा, उम्मी मेरा दिल कहता है कि भाई जिंदा है। मैं डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले इसकी तलाश शुरू करूंगी। रोमेसा की आंखों में आंसू आ गए।
इसने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी यही ख्वाब मेरा सहारा है। कराची में हारून की जिंदगी अब धीरे धीरे मसाइल की लपेट में आ रही थी। बिजनेस में कुछ बड़े नुकसान होने लगे। जरी की हवस ने हालात और भी बिगाड़ दिए। एक दिन माँ ने फिर ख्वाब में ज़ारोन को देखा और कहा, हारून वो जिंदा है, मैं जानती हूँ वो जिंदा है। हारून गुस्से से चलाया, माँ वो मर चुका है, मुझे बार बार ये सब ना सुनाया करें। मगर उसके दिल में अनजाना सा खौफ था, अगर कभी हकीकत सामने आ गई तो। शहरोज ने अपनी असल जाने के लिए मजीद खोज शुरू की। इसने इंटरनेट पर ज़ारोन कराची सर्च किया। पुरानी खबरों में एक हादसे की कहानी मिली। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ज़ारोन अपने खानदान समेत कागा में हादसे का शिकार, सब जलकर हला। शहरोज की रूह कांप उठी। इसने आईने में खुद को देखा और जेर लब कहा, क्या ये मेरा बाप था? क्या मैं इसका बेटा हूँ? अब वो खामोश नहीं बैठ सकता था। इसने फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपनी असल कहानी तलाश करेगा। अमेरिका में जिस नेक दिल मियां बीवी ने शहरोज को अपनी पनाह में लिया, उनकी अपनी औलाद नहीं थी। वो दिन रात दुआ करते रहते थे कि अल्लाह उन्हें एक बच्चा अता करे, और फिर तकदीर ने शहरोज को उनकी जिंदगी में भेज दिया। वो दोनों शहरोज से इस कदर मोहब्बत करते कि अपनी जान निछावर करने को भी तैयार रह गए। शहरोज को हर आसाइश दी गई, बेहतरीन स्कूल, आला तरबियत और बेपनाह प्यार। लेकिन बचपन के सुनहरे लम्हों में भी अक्सर शहरोज खामोशी से एक कोने में जा बैठता। इसकी आंखों में नमी आतर आती। उसके दिल में अनजानी कसक जागती, जैसे कोई अपना इससे बिछड़ गया हो। वो अपने गोद लेने वाले वालिदैन से अक्सर कहता, उम्मी, अबू, मुझे लगता है कहीं दूर मेरा कोई और घर भी है, कोई और मुझे याद कर रहा है। वो दोनों इसे सीने से लगाकर तसल्ली देते, बेटा हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि कुछ छुपा हुआ है तो एक दिन अल्लाह तुम्हें सच जरूर दिखाएगा। वक्त गुजरता गया। शहरोज ने अपनी जहानत और मेहनत से इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली। इसके प्रोफेसर अक्सर कहते, ये लड़का बसाम नहीं है, इसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश है। मगर शहरोज के दिल का सुकून गायब था। जब वो अपनी कामयाबी पर खुशी मनाता तो अंदर से एक आवाज आती, काश ये सब देखने वाले मेरे असल वालिदैन होते। रातों को अक्सर ख्वाब आते जिनमें एक औरत रोती हुई इसको गिले लगा रही होती और एक नन्ही बच्ची इसका हाथ पकड़े खड़ी होती। वो चौंक कर जागता और सोचता, ये औरत कौन है? ये लड़की कौन है? क्या ये मेरा माजी है? जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर शहरोज उतरता है। इसकी आंखों में पेशा वराना एतमाद था, लेकिन दिल में हमेशा की तरह एक अजीब सी तन्हाई बसी हुई थी। वो अपने बैग के साथ हाल से गुजर ही रहा था कि करीब ही एक नाजुक सी आवाज इसके कानों में पड़ी, खाला मैं ट्रिप के साथ जा रही हूँ, अब मामा को समझा देना। मामा तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। शहरोज के कदम राग गए। इसने मार कर देखा, एक प्यारी सी लड़की अपने छोटे से बैग के साथ खड़ी थी। चेहरे पर जिद और आंखों में चमक थी, जैसे जिंदगी इस पर मुस्कुरा रही हो। शहरोज ने खुद को रोके बगैर कहा, बेटा, मामा को नाराज करके कहीं नहीं जाते। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन हंस दी। अब तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे बड़े भाई। शहरोज के दिल में एक लहर सी दौड़ गई। इसने नर्म लहजे में कहा, तो फिर मुझे अपना भाई समझ लो। लड़की ने शरारत से कहा, ऐसे कैसे भाई बना लूं? अब मुझे बर्गर और जूस लेकर दें, फिर सोचूंगी। शहरोज मुस्कुराया, ठीक है, डील डन। वो करीबी काउंटर से बर्गर और जूस ले आया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। लो, अब बड़े भाई की बात मानो और घर वापस जाओ। लड़की की आंखों में एक अजीब सा यकीन यात्रा, जैसे दिल कह रहा हो कि ये शख्स इसका खैर खा है। इसने आहिस्ता से कहा, पता नहीं क्यों आपकी बात सुनकर दिल चाह रहा है कि वाकई घर चली जाऊं। शहरोज ने सुकून की सांस ली। वो लम्हा इसके दिल को अजीब सी खुशी दे गया। एक अनजानी कुर्बत, एक अजनबी रिश्ता, जैसे तकदीर कोई इशारा दे रही हो। शहरोज ने इस लड़की को छोड़ा और रवानगी हाल की तरफ चल दिया, मगर उसके दिल पर वो मुस्कान और झपकी सी सरगोशी घूम रही थी। रात का वक्त था, लाइट्स मध्यम थी, लोग जल्दी में अपने सामान संभाल रहे थे।
शहरोज इस दिन जर्मनी की मार्केट में घूम रहा था। इसने सोचा कि अपने वालिदैन, अमेरिका वाले वालिदैन के लिए तोहफे खरीदे ताकि उन्हें खुशी दे सके। रंग बरंगी रोशनियों और दुकानों के बीच वो एक तोहफे का इंतखाब कर रहा था कि अचानक पीछे से एक मानूस सी आवाज आई, हेलो भाई। शहरोज चौंका। इसने पलट कर देखा और फिर उसके कदम वहीं रुक गए। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे एयरपोर्ट पर बर्गर और जूस लेकर दिया था, लेकिन आज उसके साथ एक बावकार और शफीक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये मेरी मामा है। शहरोज की आंखें फैल गईं। दिल ने जोर से धड़कन छोड़ी। इसने लरसती आवाज में कहा, अब तो मेरी मामा है। वो औरत रोमेसा बेटे की आंखों में आंखें डालकर बस लम्हा भर को खड़ी रही। फिर जज्बात के बोझ से इसका वजूद संभल ना सका और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शहरोज ने दौड़कर अपनी मां को थामा और उर्वा के साथ मिलकर उन्हें करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने तसल्ली दी, फिक्र ना करें, ये अचानक सदमे की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ देर में होश आ जाएगा। शहरोज बेड के पास बैठा मां के चेहरे को देख रहा था। बरसों से ख्वाबों में जिस चेहरे की झलक दुखती थी, आज वो हकीकत में उसके सामने थी। कुछ देर बाद रोमेसा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उनकी नजरें सीधी बेटे के चेहरे पर जिमी रही। लरसती आवाज निकली, मेरे बेटे शहरोज, तुम कहाँ थे? तुम जिंदा थे? और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? शहरोज ने आंसू जब्त करते हुए कहा, मामा बाबा ने मुझे गाड़ी से उतार दिया था, मुझे झाड़ियों में छुपने का कहा, वो खुद नहीं आतर सके। फिर अचानक गाड़ी पर हमला हुआ और बाबा इसमें जलकर खत्म हो गए। रोमेसा ने कर्ब से चीख मारी और बेटे को सीने से लगा लिया। उर्वा भी रो पड़ी और कहा, भाई वाकई अब मेरे बड़े भाई हैं। शहरोज ने बहन को गिले लगाते हुए कहा, हाँ उर्वा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम फिर से एक फैमिली हैं। इस लम्हे अस्पताल का कमरा खुशी और दर्द दोनों का गवाह बन गया। बरसों की जुदाई, आंसुओं की लकीर और तकदीर का इम्तिहान, लेकिन आखिरकार माँ और बेटा मिल गए। अस्पताल का कमरा खामोश था। रोमेसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और शहरोज उसके हाथ थामे बैठा था। उर्वा भी एक कोने में बैठकर अपनी माँ को देख रही थी। रोमेसा ने भारी लहजे में कहा, बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ। ये हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। शहरोज के कान खड़े हो गए। साजिश? कौन सी साजिश मामा? रोमेसा की आवाज में दुख भी था और लर्जिश भी। तुम्हारे चचा हारून और उसकी बीवी जरी, उन्होंने तुम्हारे बाबा को खत्म करने की मंसूबाबंदी की थी। उनकी लालच थी कि तुम्हारे बाबा के बनाए हुए घर, जायदाद और मार्केट सब उनके कब्जे में आ जाए। उर्वा ने गुस्से से कहा, यानी वही लोग जिन्हें हम खानदान कहते थे हमारे अपने दुश्मन थे? रोमेसा ने सर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह जरी ने तुम्हारे दादों के दिल में जहर भरा और फिर तुम्हारे बाबा को शुमाली इलाकों ले जाकर गाड़ी को हादसे का शिकार बनाया गया। मगर अल्लाह ने चाहा कि तुम बच गए और हम भी मोहसिन खान की बदौलत जिंदा बच निकले। शहरोज के दिल में आग सी भड़क आई फाटे। इसने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मामा, अपने इतने साल ये राज अपने दिल में दबाए रखा। मैं वादा करता हूँ कि अब ये जुल्म यूं ही नहीं रहने दूंगा। बाबा का खून रायगा नहीं जाएगा। रोमेसा ने लरसते हुए कहा, बेटा इंतकाम से पहले सब्र और हिकमत जरूरी है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। शहरोज ने आंखों में नमी और होंठों पर अज़्म लिए कहा, अल्लाह गवाह है, मैं सब्र भी करूंगा और हिकमत भी, लेकिन बाबा का अंजाम उन्हें जरूर दिखाऊंगा जिन्होंने ये सब किया। उर्वा ने भाई का बाजू पकड़ लिया। हम तुम्हारे साथ हैं। रोमेसा ने दोनों को सीने से लगाया। इस लम्हे अस्पताल का कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन बाहर अंधेरों में अभी वो दुश्मन मौजूद थे जिन्हें खबर भी नहीं थी कि उनका शिकार दोबारा जिंदा होकर लूट आया है। शहरोज ने अस्पताल की खिड़की से बाहर झांका। शाम का धुंधला सा साया शहर पर उतर रहा था। इसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। रोमेसा ने बेटे के चेहरे को गौर से देखा।
इसकी आंखों में वही अज़्म था जो कभी ज़ारोन की आंखों में झलकता था। बेटा, क्या सोच रहे हो? शहरोज ने आहिस्ता से कहा। मामा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहां जाकर उन सब का सामना करूंगा। हारून, जरी, सबको बताऊंगा कि हम जिंदा हैं और बाबा के खून का हिसाब लूंगा। रोमेसा के लब लर्जे। वो खौफजदा लहजे में बोले, बेटा, वो लोग बहुत जालिम हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दोबारा नहीं जी सकोगी। शहरोज ने माँ का हाथ थामा और बोला, मामा, अपने और आरवो ने बरसों मेरे बगैर जी लिया, अब मेरी बारी है कि मैं आपको महफूज रखूं। आरवो ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कमरे में अजीब सा सुकूत छा गया, मगर इस सुकूत में एक नया अज़्म छुपा था, वो अज़्म जो जुल्म का पर्दा चाक करने वाला था। पाकिस्तान के एक बड़े घर में हारून और जरी शाम की चाय के साथ बैठे हंस रहे थे। जरी ने कहकहा लगाते हुए कहा, क्या किस्मत है हमारी, ज़ारोन और उसकी फैमिली का किस्सा तो खत्म हुआ, अब ये बंगला और मार्केट हमेशा के लिए हमारे हैं। हारून ने गुरूर से सिगरेट सुलगाया। हाँ, और माँ भी अब बस हमारे ही गान गाती है, बाकी खानदान वाले भी हमें ही वारिस समझते हैं। जरी की आंखों में लालच की चमक थी। कभी कभी डर लगता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। हारून ने कहकहा लगाया, कौन सा सच? जलती हुई गाड़ी सब ने देखी थी, अब तो उनकी रसूमात भी अदा हो चुकी, भला मुर्दे जिंदा होकर वापस आते हैं। जरी ने इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें क्या खबर थी कि जिंदा तो मुर्दे नहीं लूटते, लेकिन शहरोज लूट आया है और वो वक्त करीब है जब उनकी हंसी चीखों में बदलने वाली है। शहरोज अपने कमरे में बैठा पाकिस्तान के टिकट देख रहा था। दिल में अजीब सा सुकून भी था और तूफान भी। बरसों बाद वो इस सरजमीन पर कदम रखने जा रहा था जहां इसका बचपन बखर गया था। रोमेसा कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू और लबों पर दुआ थी। बेटा, तुम जा रहे हो तो मैं बस एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। याद रखो, वहाँ सिर्फ हारून और जरी नहीं, उनके पीछे पूरी लालची दुनिया है। शहरोज ने माँ के कदम छुए और कहा, मामा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आपकी दुआएं हैं और ये मेरा वदा है, मैं अपने बाबा की कुर्बानी रायगा नहीं जाने दूंगा। आरवो भाई के करीब आकर बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। शहरोज ने बहन की तरफ मोहब्बत से देखा। नहीं उर्वा, तुम और मामा अभी यहीं रहो, पहले मुझे हालात देखने दो, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। उर्वा के लब भींच गए, मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। वो जानती थी भाई के दिल में सिर्फ एक ही बात है, इंसाफ। इसी रात शहरोज ने जर्मनी में मौजूद अपने पुराने राबतों के जरिए पाकिस्तान में किसी महफूज शख्स का पता लगाने की कोशिश की। इसे एक मानूस सा नाम मिला, मोहसिन खान। शहरोज ने हैरत से कहा, ये वही मोहसिन खान है जो बाबा के साथ था। रोमेसा के दिल में पुरानी याद जाग उठी। हाँ बेटा, मोहसिन खान ने ही हमें बचाया था, अगर वो ना होता तो हम कभी जिंदा ना रह पाते। शहरोज ने फौरन इसका नंबर ढूंढा और फोन मिलाया। दूसरी तरफ से बोली मगर मजबूत आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम, कौन? शहरोज ने धड़कते दिल से कहा, मैं शहरोज, ज़ारोन का बेटा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मोहसिन खान की आवाज कांप गई, आउला, मेरा बच्चा जिंदा है, मैंने दुआ की थी कि एक दिन तुम वापस आओगे। शहरोज की आंखों से आंसू बह निकले। चाचा, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, अब मेरा सहारा बनेंगे। मोहसिन खान ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा का कर्ज है मेरे सर पर, जब तक सांस है मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के सन्नाटे में जहाज कराची की सरजमीन पर यात्रा तो शहरोज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एयरपोर्ट पर सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। बरसों बाद वो इस मुल्क में कदम रख रहा था जहां इसके वालिद ज़ारोन की जान ली गई थी। रोमेसा ने कहा था, बेटा, तुम्हारे बाबा की खून की महक अब भी इस मिट्टी में बाकी है। एहतियात करना, अपने रब पर भरोसा रखना और हर कदम सोच समझ कर अलिफा कहना। शहरोज खामोशी से एयरपोर्ट से निकला। बाहर पहले से मोहसिन खान अपनी पुरानी जीप के साथ उसका मुंतजिर था। बालों में चांदी उतर चुकी थी, मगर चेहरे पर वफादारी की लकीर आज भी वाज़ेह थी। बेटा शहरोज,
इस ने आगे बढ़कर सीने से लगाया। लगता है ज़ारोन भाई की जवानी दोबारा लूट आई है। शहरोज ने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा, चचा मोहसिन बाबा की कुर्बानी का हिसाब चुकाने आया हूं। दोनों शहर की चकाचौंध से निकलकर मुजाफाती गांव की तरफ चल दिए, जहां मोहसिन खान ने इसके लिए खुफिया तौर पर एक कमरा तैयार कर रखा था। सुबह के वक्त गांव के खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। मोहसिन खान ने पुराने संदूक से कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें निकालकर शहरोज के सामने रखी। ये देखो बेटा, ये वो सब सबूत हैं जो मैंने बरसों छुपा कर रखे। इस रात जब हारून ने रेस्ट हाउस में मंसूबा बनाया था, मैंने मोबाइल पर खुफिया तौर पर कुछ रिकॉर्डिंग्स भी कर ली थी, मगर डर के मारे किसी को ना दिखाई। शहरोज के हाथ कांपने लगे। बाप के कातिल का चेहरा इसके सामने था और सबूत भी मौजूद। चचा, अब वक्त आ गया है कि ये सब दुनिया के सामने आए। मोहसिन खान ने गहरी सांस भरी। बेटा, तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। हारून और उसकी बीवी जरी अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। कारोबार, सियासत सब उनके हाथ में है। इसी दौरान कराची में हारून अपने ड्राइंग रूम में बैठा सिगार के धुएं में मुस्कुरा रहा था। जरी, वक्त कितना बदल गया है। अब ये शहर, ये कारोबार, ये सब हमारा है। ज़ारोन की याद को भी हमने दफन कर दिया। जरी नखरे से बोली, पुरानी कब्रें कायलें तो सांप भी बाहर आ जाते हैं। देखना हारून, अगर कभी किसी ने सवाल अलिफाटे आलिफ तो। हारून ने कहकहा लगाया। कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? ज़ारोन और उसकी फैमिली तो राख हो चुकी है। उन्हें क्या खबर थी कि वही राख शोले बनकर पलटने वाली है। शहरोज रात भर जागता रहा। खिड़की के इस पार गांव की खामोश फजा में झींगरों की आवाजें सुनाई देती रही, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा, बाबा के खून का हिसाब। सुबह मोहसिन खान ने नाश्ते के बाद आहिस्तगी से कहा, बेटा, बदला लेने में जल्दी नहीं करनी। पहले उनके गिर्द सबूत और गवाहों का जाल बनाओ। हारून के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी हरकतों से तंग हैं। अगर हम उनको साथ मिला लें तो आधी जीत हमारी होगी। शहरोज ने इस बात में सर हिलाया। चचा, मुझे बताएं वो लोग कौन हैं? मोहसिन खान ने एक पुरानी डायरी निकाली, इसमें कुछ नाम दर्ज थे। ये जरी का कजिन फारूक है। इसने कई बार शिकायत की कि हारून उसके हिस्से का कारोबार हड़प गया। दूसरा एक पुराना ड्राइवर है जिसने इस रात रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द मशकूक लोगों को देखा था। अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो हमारे पास गवाही के साथ गवाह भी होंगे। शहरोज ने दिल ही दिल में दुआ मांगी। आउला, ये रास्ता कठिन है, मगर मेरा मकसद नेक है। मेरा साथ देना। कराची में दूसरी तरफ हारून और जरी एक बड़ी तकरीब में शरीक थे। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था और शहर के कई बासर लोग वहां मौजूद थे। हारून ने शानदार सूट पहना हुआ था और हर किसी के साथ बड़ी रौनक से हाथ मिला रहा था। जरी काम में बोली, हारून, लगता है तुम्हारा वक्त अब भी उरूज पर है, मगर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता है, जैसे कोई साया हमारे पीछे चल रहा हो। हारून ने हिकारत से कहा, यह तुम्हारा वहम है जरी। यहाँ मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। उसी लम्हे हाल के बाहर एक शख्स बड़ी एहतियात से मेहमानों को देख रहा था। इसकी नजरें बार बार हारून पर जाकर ठहरत। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शहरोज था। इसने अपने चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखी थी ताकि पहचाना ना जा सके। इसके दिल में तूफान बरपा था। यही वो कातिल है। यही मेरा बाबा ज़ारोन का खूनी है। शहरोज ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। पहली बार इसने हारून को अपनी आंखों से देखा और अहद किया, पहला वार इसी की महफिल में होगा, मगर खुफिया ताकि ये शक भी ना कर सके कि कौन सा तूफान आने वाला है। शहरोज तकरीब के बाद हाल के बाहर अंधेरे में खड़ा रहा। वो देख रहा था कि लोग खुशी खुशी हारून के गिर्द जमा थे, जैसे वो कोई नेक और बड़ा आदमी हो। शहरोज के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। ये लोग हकीकत नहीं जानते, ये सब इसके झूठ के जादू में है। अचानक इसके मोबाइल पर एक पैगाम आया। मोहसिन खान ने एक नंबर भेजा था और लिखा था, ये फारूक है, जरी का कजिन। इससे मिलकर बात करो, शायद हमारे साथ खड़ा हो जाए। शहरोज ने फौरी तौर पर फारूक से राब्ता किया। मुलाकात एक सुनसान कैफे में तय हुई। फारूक एक दुबले पतले शख्स के रूप में सामने आया, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी।
वो बोला, तुम कौन हो और हारून के बारे में मुझसे क्या चाहते हो? शहरोज ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं इसका भतीजा हूँ। ज़ारोन मेरा वालिद था जिसको इसने कत्ल करवाया। फारूक चौंक कर शहरोज को देखने लगा। लम्हा भर खामोशी के बाद उसके होंठों पर एक सख्त हंसी उभरी। यानी तुम जिंदा हो? हाँ, ये तो कमाल है। हारून ने तो सबको यही यकीन दिलाया था कि ज़ारोन की पूरी फैमिली हादसे में खत्म हो गई। शहरोज ने मुट्ठी भी नुची। अब वक्त आ गया है कि हकीकत सबके सामने लाई जाए, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? फारूक की आंखों में चमक आ गई। मेरा भी हिसाब बाकी है। इसने मेरे हिस्से की जमीन और मार्केट हड़प ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शहरोज ने फारूक से वदा लिया कि वो खामोशी से इसके साथ राब्ते में रहेगा और अंदर की खबरें पहुंचाता रहेगा। अगले दिन फारूक ने पहली खबर दी। फोन पर उसकी आवाज में तनाव था। हारून अगले हफ्ते कुछ कागजात पर दस्तखत करने जा रहा है। वो जायदादें जो असल में ज़ारोन भाई की थीं, अब इसने अपने नाम पर करनी है। अगर ये हो गया तो सबूत मिट जाएंगे। शहरोज की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। ये नहीं होने दूंगा। अब वक्त आ गया है पहला वार करने का। शाम को शहरोज ने मोहसिन खान से मुलाकात की। वो दोनों एक पुरानी बैठक में बैठे थे। मोहसिन खान ने संजीदगी से कहा, बेटा, हारून के गुरूर का तोड़ सिर्फ सच्चाई है। हमें इसके जुर्मों को अवाम के सामने लाना होगा। जब लोग खुद उसके खिलाफ खड़े होंगे तब इसका तख्ता उल्टेगा। शहरोज ने हामी भरी। चचा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर वो सबूत ढूंढ निकालूंगा जो बाबा के कातिल को दुनिया के सामने नंगा कर दे। रात को शहरोज ने उर्वा को कॉल की। बहन की आवाज सुनते ही उसका दिल भर आया। दुआ करना, मैं इस अंधेरी राह पर चलने जा रहा हूँ जहाँ बाबा की यादें और खून की पुकार मेरा साथ दे रही है। उर्वा ने रोते हुए जवाब दिया, भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वदा करो मामा को कुछ नहीं होने दोगे। शहरोज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वदा करता हूँ। फारूक ने खुफिया तौर पर शहरोज को इत्तला दी कि हारून के दफ्तर में एक पुराना फाइल रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें जमीनों और मार्केट के असल कागजात हैं। अगर वो फाइल मिल जाए तो हारून का सारा खेल खत्म हो सकता है। फारूक ने सरगोशी की। शहरोज ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, कल रात हम वो फाइल निकालेंगे। रात के अंधेरे में शहरोज और फारूक ने मंसूबा बनाया। फारूक चूंकि हारून के दफ्तर में आता जाता था, इसलिए गेट पर मौजूद गार्ड्स ने कोई शक नहीं किया। दोनों अंदर दाखिल हुए। दफ्तर की अलमारी के ताले खोलने के बाद फारूक ने एक पोशीदा खाना निकाला। शहरोज की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही इसने फाइल खोली, इसमें ज़ारोन के नाम पर जायदाद के असली कागजात थे। साथ ही कुछ खतूत भी मिले जिनमें हारून और जरी की साजिश के इशारात दर्ज थे। शहरोज ने मोबाइल से सब कुछ स्कैन कर लिया और असल फाइल को वापस जगह पर रख दिया। वो जानता था कि अभी खिलकर वार करना जल्दबाजी होगी। पहले मजबूत सबूत इकट्ठे करने हैं। बाहर आकर इसने शुक्राने के नफल पढ़े। बाबा, पहला कदम मैंने उठा लिया है। अब आपकी रूह को सुकून मिलेगा। अगले दिन हारून अपने दफ्तर आया। इसकी नजर अलमारी पर पड़ी तो वो चौंक गया। ये ताल्लुक इसने खोला था। इसने गुस्से से ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, साहब, कोई नहीं आया। सब कुछ वैसा ही है। हारून की आंखें शक से तंग हो गई। नहीं, कुछ हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे करीब है। कोई पुराना राज फिर जिंदा हो रहा है। जरी शाम को हाल में बैठी जेवरात देख रही थी। हारून ने इसके करीब आकर कहा, जरी, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कोई साया हमारा पीछा कर रहा है? जरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ हारून, कई दिनों से अजीब सा वहम सा हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हारून ने मेज पर मुक्का मारा। अगर कोई हमारे खिलाफ आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा जैसे ज़ारोन को खत्म किया था। लेकिन ये अल्फाज एक कोने में खड़े फारूक के कानों तक भी पहुंच गए। इसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब शहरोज के पास एक और कीमती सबूत आने वाला था। कराची की पुरशिको कोठी में जो कभी ज़ारोन की मोहब्बत और कुर्बानियों से बनी थी, अब ऐशो इशरत का घर बन चुकी थी।
हारून अपनी नाजायज कमाई और भाई की दौलत पर रौनक से जीता था, लेकिन ये ऐश सिर्फ दिखावा था। अंदर से घर वीरान और बेसुकून था। जरी जो कभी नाज नखरे दुखाकर सबको अपने जाल में फंसा लेती थी, अब हद से बढ़ चुकी थी। हारून के दोस्त नईम के साथ उसके खुफिया ताल्लुकात ने पूरे घर का सुकून गारत कर दिया था। अक्सर वो कई दिनों तक गायब रहती और जब वापस आती तो बहानों की एक लंबी फहरिस्त होती। घर में सिर्फ नौकरानियां थीं जो जरी की दोनों बेटियों को संभालती थीं। बच्चियां मासूम थीं, मगर वालिदैन की दुनियावी हवस और गफलत ने उन्हें तन्हा कर दिया था। माँ, वो माँ जो कभी ज़ारोन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में शरीक थी, अब अपने ही अंजाम का शिकार हो चुकी थी। जरी ने बरसों तक चुपके इसकी दवाइयों में रुकावट डाली, गलत दवाइयां दे और आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म को मफलूज कर दिया। अब वो बिस्तर पर पड़ी रहती, नीम पागल सी हालत में। अक्सर रात को चीख उठती, ज़ारोन बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मेरी बात मान लो, आजा मेरे पास। कभी कभी वो हाथ जोड़कर कहती, आउला मुझे मौत दे दे, मैंने अपने बेटे का खून किया है। नौकरानियां डरते इसको संभालती, मगर जरी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके नजदीक ये बुढ़िया एक बोझ थी। हारून कभी कभार माँ के कमरे में झांकता, मगर दिल में ना कोई नरमी थी ना एहसास। वो सिर्फ ये सोचता था कि काश ये बोझ जल्द खत्म हो जाए ताकि मुकम्मल सुकून मिले। लेकिन कायनात का निजाम कुछ और था। ये सब ज़ारोन की कुर्बानी का बदला था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जालिमों को उनके अपने अंजाम तक ले जा रहा था। जरी की रंगीनियां दिन बदन बढ़ती जा रही थी। अब वो हारून के दोस्त नईम के साथ खुलम खुला मुलाकातें करने लगी थी। शुरू में ये सब पर्दे में रहा, लेकिन कब तक राज छुपता। पहले नौकरानियां सरगोशियां करने लगे, फिर खानदान के चंद अफराद तक बात पहुंची। हारून की गैरत को ये बात हजम ना हुई, मगर उसकी कमजोर तबीयत और गुनाहों में डूबा हुआ ज़मीर इसे बेबस कर देता। एक दिन वो अचानक घर लूटा तो ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे नईम को पाया। जरी घबरा गई, मगर फौरन संभल कर बोली, ये बस एक पुराना दोस्त है, तुम तो फजूल शक कर रहे हो। हारून की आंखों में खून उतर आया, मगर नईम ने हंसते हुए कहा, हारून भाई, जब खुद ने दौलत और हवस को अपना खुदा बना लिया हो तो फिर बीवी को भी इल्जाम मत देना। यह जुमला हारून के दिल पर कारी वार कर गया। वो जानता था कि इसका अपना किरदार भी किसी तौर पर मासूम नहीं, मगर बीवी की यह गद्दारी उसके गुरूर को तोड़ने लगी थी। कराची के इस आलीशान घर में अब सुकून का नामो निशान न रहा। जरी दिन रात अपने नए ताल्लुक में उलझी रही और हारून शराब और जावी में डूबा रहता। नौकरानियां बच्चियों को संभालती रहती, लेकिन दोनों बेटियों की आंखों में तन्हाई और महरूमी साफ झलकती थी। वो अक्सर अपनी दादी के पास जाकर रोती थी। दादी नीम पागल हालत में उन्हें सीने से लगाती और बस एक ही जुमला दे रहे, तुम्हारे ताया ज़ारोन वापस आएंगे, वो तुम्हें बचा लेंगे। जरी को अब उन बच्चियों की परवाह न थी, इसके नजदीक ये बस बोझ थी। दूसरी तरफ हारून का गुरूर टूटने लगा था। इसने महसूस किया कि जरी का दिल इसके साथ नहीं रहा। रात गए जब वो अपने कमरे में बैठा तन्हा था, इसके कानों में अपनी माँ की टूटी फूटी आवाज गूंजी, हारून बेटा, ये सब अंजाम है, ज़ारोन की बद्दुआ है। हारून के कदमों तले वाकई जमीन खिसकने लगी थी। अब वो समझने लगा था कि इसकी चमकती हुई दुनिया की बुनियाद रेत पर खड़ी है। जरी की बेहयाई और निडर रवैये ने बालाखर पर्दा चाक कर दिया। खानदान में ये बात तेजी से फैल गई कि हारून की बीवी अपने शौहर के दोस्त के साथ ताल्लुकात रखती है। दावतों में, महफिलों में और रिश्तेदारों के घरों में जरी के किस्से जुबान ज़द आम होने लगे। एक दिन हारून की खाला ने खिले लफ्जों में कहा, बेटा, दौलत की हवस में तुमने अपने भाई को मरवाया, माँ को बिस्तर पर डाला और अब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें तमाशा बना दिया। यही है अंजाम। ये जुमले हारून के दिल को छलनी कर गए। वो गुस्से में चीखा, खामोश रहो खाला, ये सब झूठ है। लेकिन इसके चेहरे पर झूठ की निकाब ना रह सकी। सब जानते थे कि हकीकत क्या है। जरी को अब परवाह ही न थी। वो नईम के साथ खिले आम बाजारों और रेस्टोरेंट्स में दिखाई देती। अखबारों के कालम और रिसालों में भी इशारों किनायों में उनकी कहानियां छुपने लगी। हारून की इज्जत खाक में मिल गई। वो दफ्तर जाता तो लोग तंजिया मुस्कुराहटों के साथ उसकी तरफ देखते।
बाजार में कोई पुराना जाने वाला मिलता तो बात बदल लेता। घर आकर वो अपनी बीवी को मारता पीटता, मगर जरी की ढिठाई कम ना होती। वो हंसते हुए कहती, हारून, अब तुम मेरे मालिक नहीं, तुम तो बस ज़ारोन के साए में जी रहे थे। मैं आज़ाद हूँ और अपने दिल की करती रहूंगी। ये अल्फाज हारून के लिए किसी जहर से कम ना थे। वो टूटने लगा था। खानदान के लोग इससे मुंह मोड़ चुके थे। बच्चे दिन ब दिन इससे दूर हो रहे थे। और उसकी माँ, वो तो बिस्तर पर पड़ी बस यही दोहराती रहती, ये सब ज़ारोन का बदला है, ये सब ज़ारोन की बद्दुआ है। जरी का गुरूर हद से बढ़ चुका था। अब वो हारून के घर को भी अपना नहीं समझती थी। एक दिन इसने फैसला कर लिया कि वो नईम के साथ भाग जाएगी। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, जरी ने ज़ेवरात और नकदी बक्से से निकाले और पर्स में भर लिए। दोनों बच्चियों की तरफ एक लम्हा देखा, फिर सर्द मुस्कुराहट के साथ सर झटक दिया। ये मेरे रास्ते की रुकावट है, हारून ही देखेगा इनका अंजाम। नईम गाड़ी लेकर बाहर खड़ा था। जरी दबे पांव निकली और उसके साथ बैठ गई। गाड़ी अंधेरों में गुम हो गई। जब सुबह हुई तो नौकरानियों ने शोर मचाया। हारून दौड़ता हुआ आया, कमरे को खाली पाया और ज़ेवरात के बक्से अलिफाल्टी देखे। वो धाड़ कर चीखा, जरी, तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया। जरी के फरार की खबर बिजली की तरह पूरे खानदान में फैल गई। रिश्तेदारों ने हारून को मजीद ताने देना शुरू कर दिए। यही सिला मिला तुम्हें भाई का खून करने का। बीवी भी छीन ली, इज्जत भी और दौलत भी। हारून गुस्से से पागल होने लगा। इसने नौकरों पर चीखना शुरू किया, बच्चियों पर गुस्सा आता रहा और दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। बच्चियां मासूम थीं, माँ के प्यार से महरूम और बाप के गुस्से से सहमी हुई। अक्सर दादी के कमरे में छप जाती और उनकी नीम पागल दुआओं को सुनते। दादी टूटी आवाज में कहती, बेटियों, दुआ करो तुम्हारे ताया ज़ारोन का बेटा वापस आए, वही तुम्हें इस जुल्म से बचाएगा। उधर जरी नईम के साथ अय्याशियों में मसरूफ थी, लेकिन तकदीर ने इसके लिए भी एक नया खेल तैयार कर रखा था। अब कहानी का धारा तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था, जहां सच्चाई और मुकाफात अमल का सामना सबको करना था। हारून की दुनिया टूटकर बखर चुकी थी। जरी ने तो इससे गद्दारी की थी, लेकिन तकदीर ने इस पर और भी बड़ा वार किया। एक दिन कारोबारी झगड़े में इस पर कत्ल का इल्जाम लगा। सबूत ऐसे थे कि चाकर भी बच नहीं सका। अदालत ने फैसला सुना दिया, उम्र कैद। जेल की सलाखों के पीछे बैठा हारून बार बार चीखता, मैं कातिल नहीं हूँ, मगर कातिल हूँ भी तो अपने ही भाई ज़ारोन का। यही है असल सजा। लेकिन इसकी चीखें खाली दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती। घर में भी बर्बादी का राज था। हारून की बेटियां माँ की मोहब्बत से महरूम और बाप के साए के बगैर गलत रास्तों पर चल निकले। एक ने नशे की लत पकड़ ली, दूसरी दिन रात नामहरम लड़कों के साथ घूमती फुरती रही। फिर वो दिन आया जब शहर के कचरे के ढेर पर एक लड़की की लाश मिली। ये हारून की बड़ी बेटी थी। दूसरी बच्ची अस्पताल में बेहोश पड़ी थी, ना जिंदों में ना मर्दों में। ये सदमे हारून के घर को मुकम्मल अंधेरों में धकेल गए। इसी दौरान ज़ारोन की बहन और उसका शौहर भी एक कार हादसे में जान की बाजी हार गए। खबर जब माँ ज़ारोन की वालिदा तक पहुंची तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने सबके सामने इकरार किया, ये सब मेरी बद्दुआएं और मेरे जुल्म का नतीजा है। मैंने अपने बेटे ज़ारोन के साथ ज्यादती की। अल्लाह ने मेरे घर को उजाड़ दिया, मेरे पोते पोतियां छीन लिए। ये है जालिम की सजा। माहौल सुगवार हो गया। सब जान गए कि ये सब मुकाफात अमल है और जालिम कभी बच नहीं सकता। शहरोज ने कराची के डिफेंस वाले बंगले का रुख किया। वही बंगला जो कभी उसके बाप ज़ारोन ने ख्वाबों से सजाया था, आज वीरान और उजड़ा सा लग रहा था। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत को देखकर उसके कदम रुक गए। ये इसकी दादी थी। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में पछतावे की लकीरें और जुबान पर मुसलसल एक ही फिक्रा, आ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने ही बेटे को धोखा दिया। शहरोज ने एक दिन फैसला कर लिया कि अब हारून को सामने आकर देखना जरूरी है। जेल के दरो दीवार के बीच बैठा हारून वक्त के जुल्म और अपने किए गए गुनाहों की सजा भुगत रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर की जगह पछतावे की गहरी लकीरें थीं।
शहरोज ने जेल के दरवाजे पर अपना नाम लिखवाया और अंदर दाखिल हुआ। सामने हारून लोहे की जाली के पीछे बैठा था। शहरोज की आंखों में आग थी। ये मुमकिन है चचा, मैं जिंदा हूँ। अपने मेरे बाबा को मारा मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हारून का सिर झुका हुआ था। मैंने लालच किया, दौलत के पीछे अंधा हो गया। जरी ने मेरे कान भरे और माँ, इसने भी मेरा साथ दिया। वो हिचकियां लेते हुए बोला, अल्लाह ने मुझे सब कुछ छीन कर सजा दे दी। शहरोज ने जाली के पार मजबूत लहजे में कहा, चचा, आपने जो किया इसका हिसाब दुनिया और आखिरत दोनों में देना होगा। मेरी माँ बरसों रोती रही, मेरी बहन बाप के प्यार से महरूम रही और दादी बिस्तर पर सड़ती रही। ये सब आपकी लालच का अंजाम है। हारून धाड़े मार कर रोने लगा। बेटा, काश वक्त वापस आ सकता, काश मैं ज़ारोन का हक ना मारता। शहरोज ने सर्द लहजे में जवाब दिया, वक्त कभी वापस नहीं आता चचा, अंजाम हमेशा सामने खड़ा होता है। ये कहकर वो जेल के अंधेरे को पीछे छोड़कर बाहर निकल आया। आज पहली बार इसे लगा कि बाबा की रूह को शायद थोड़ा सुकून मिला हो। शहरोज को पता चला कि जरी, जो कभी दौलत और हासुन पर नाज करती थी, अब तन्हा और रुस्वा हो चुकी है। वो हारून के दोस्त के साथ भाग गई थी मगर वहां भी इसको धोखा मिला। दोस्त ने सारी जमा पूंजी लूटकर उसको सड़कों पर छोड़ दिया था। अब वही जरी, जो कभी डिफेंस के आलीशान बंगले में हुक्म चलाया करती थी, एक टूटी झोंपड़ी में रहती थी। चेहरे की रौनक मांद पड़ चुकी थी, आंखों के गिर्द काले हल्के और माथे पर वक्त की मार के निशाना। महल्ले की औरतें इस पर उंगलियां उठाती और बच्चे इसको देखकर भाग जाते। शहरोज ने दौर से ये मंजर देखा। दिल में आया कि जाकर कहे, ये है अंजाम जुल्म और लालच का, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। ये मंजर खुद ही सब कुछ कह रहा था। जरी एक दिन बिस्तर पर पड़ी कराहती रही। ना कोई तीमारदार, ना कोई अपना। जो कल दूसरों को आंसू देती थी, आज खुद बेयार और मददगार थी। आखिरी वक्त आया तो इसकी जुबान पर यही अल्फाज थे, आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मैंने अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। कुछ देर बाद उसका सांस टूट गया। महल्ले की औरतों ने लाश को कपड़े में लपेटा और बेनाम कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ना कोई जनाजे में शामिल हुआ, ना कोई आंसू बहाया। ये अंजाम इस औरत का था जिसने दौलत के लालच में अपने ही खानदान को बर्बाद कर दिया था। रोमैसा बरसों की जुदाई और दुख सहने के बाद जब अपने बेटे शहरोज और बेटी उर्वा को साथ देखती तो इसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकलते। वो अक्सर नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ा कर कहती, आ अल्लाह, ये तेरी कुदरत है कि तूने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया। शहरोज अपनी माँ के कदमों में बैठा रहता और कहता, मामा, अब कोई आपको रुलाने वाला नहीं। अब ये बेटा आपको अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखेगा। उर्वा हंसती हुई बोली, अब तो लगता है हमारा घर मुकम्मल हो गया है। बस बाबा की कमी है, लेकिन वो भी हमें ऊपर से देख रहे होंगे। रोमैसा ने बेटी को गिले से लगाया और आंसू जब्त किए। शहरोज ने फैसला किया कि अब अपनी फैमिली को एक नई जिंदगी देनी है। इसने जर्मनी ही में एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर खरीदा। घर के लाने रंग बरंगे फूल खिलने लगे जो गोया इस टूटी बिखरी जिंदगी में बहार की नवीद थे। एक दिन रोमैसा चाय के कप थामे बेटे और बेटी को देखते हुए मुस्कुराई और बोले, अब वक्त है कि हम जिंदगी की खुशबू को महसूस करें, न कि माजी के जख्मों को याद करके दिल जलाएं। शहरोज ने इस बात में सर हिलाया। जी मामा, अंजाम ने हमें दुखा दिया कि लालच और जुल्म का इख्तिताम हमेशा रुसवाई पर होता है, लेकिन सब्र और सच्चाई का फल हमेशा सुकून और इज्जत की सूरत में मिलता है। रोमैसा की आंखें नम हो गईं। ये आंसू दुख के नहीं, सुकून और शुक्र के थे। कराची में वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो खानदान जो कभी ज़ारोन की कुर्बानियों पर जीता था, आज टूट फूट का शिकार था। बंगला वीरान हो चुका था। हारून जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। जरी अपनी कब्र में मिट्टी तले दफन थी और वो बिस्तर पर नीम पागलपन की हालत में आखिरी सांसें गिन रही थी। एक दिन शहरोज ने फैसला किया कि अब इसे अपनी दादी से मिलना चाहिए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो दादी की कमजोर आंखों ने इसे देखा और कांपती आवाज में कहा, ज़ारोन, मेरे बेटे। शहरोज के आंसू बहने लगे। मैं ज़ारोन नहीं, इसका बेटा शहरोज हूँ।
बूढ़ी औरत लरसते हुए रोने लगी। अल्लाह ने मुझे वक्त दिया ताकि मैं तौबा कर सकूं। मैंने जुल्म किया, मैंने अपने ही बेटे को धोखा दिया। शहरोज मुझे मुआफ कर दो। शहरोज ने उनके कान में सूरत अल फातिहा पढ़ी और कहा, अल्लाह गफूर और रहीम है दादी, वो आपको मुआफ करेगा। कुछ लम्हों बाद वो खामोश हो गई। यूं उनकी जिंदगी का भी अंजाम हुआ। सालों बाद जर्मनी के छोटे से घर में एक खुशहाल खानदान आबाद था। रोमैसा, बुरवा और शहरोज अब एक नई जिंदगी गुजार रहे थे। घर के लाने बच्चे खेलते, परिंदे चहचहाते और हवा में सुकून की खुशबू बिखरी रहती। शहरोज अक्सर शाम के वक्त आसमान की तरफ देखकर कहता, बाबा आपने कुर्बानी दी, हमने दुख सह लिया, मगर आज हम सुरखरू हैं। रोमैसा और उर्वा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। वक्त के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। शहरोज की माँ रोमैसा ने उन मियां बीवी को अपने घर बुलाया जिन्होंने बरसों शहरोज को बेटे की तरह पाला था। आंखों में शुक्र के आंसू लिए रोमैसा ने कहा, आप हमारे अपने नहीं थे, मगर आपने जो किया वो हमारे अपने भी ना कर सके। अपने शहरोज को सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि इसको एक नेक, तालीम याफ्ता और इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान बनाया। वो लम्हा कमरे में मौजूद सबको राला गया। रोमैसा ने उनके हाथ थाम कर कहा, अब शहरोज सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आपका भी बेटा है। उर्वा भी आपकी बेटी है। हम सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि शहरोज आपके बगैर खुश नहीं रहेगा। इस मियां बीवी की आंखों में बरसों की महरूमी पिघल कर खुशी बन गई। उन्हें यूं लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। कुछ अरसे बाद शहरोज की शादी अपनी खाला की बेटी से हुई। पूरा घर खुशियों से जगमगा अलिफाटे। रोमैसा ने जब बेटे को दुल्हन के साथ देखा तो उसके आंसू शुक्र के मोतियों की तरह बह निकले। उर्वा की जिंदगी भी सांवर गई। इसका निकाह ज़ारोन के पुराने दोस्त के बेटे से हुआ जो निहायत नेक और खुश अखलाक इंसान था। यूं बरसों की महरूमियां खुशियों में बदल गई। घर में कह कहे गूंजने लगे, दुआएं दी जाने लगे और हर चेहरे पर सुकून की रोशनी छा गई। रोमैसा ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह, ये तेरा करम है कि अंधेरों के बाद रोशनी, आंसुओं के बाद खुशियां और जुदाई के बाद सुकून अता फरमाया। यूं अंजाम अपनी आखिरी कड़ी में ये पैगाम दे गया, जुल्म और लालच का अंजाम तबाही है, लेकिन सब्र, दुआ और ईमान हमेशा नई सुबह लेकर आते हैं। नावल का इख्तिताम इस दुआ पर हुआ, अल्लाह हमें हमेशा हक और सच का साथ देने वाला बना और लालच, जुल्म और धोखे से बचा। आमीन। अगली नावल का जादू। ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो आपके दिल की धड़कनों को तेज करेगा, आपकी आंखों को नम कर देगा और आपकी रूह पर गहरा नक्श छोड़ जाएगा। रिवायती अंदाज से हिट कर लिखी गई ये कहानी जज्बात की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर लफ्ज एक धड़कन की तरह महसूस होता है। ये सिर्फ एक नावल नहीं, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक जिंदगी का अक्कास है। जैसे ही आप पहली सत्र पढ़ेंगे, एक अनजाना सा खिंचाव आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाएंगे जब तक आखिरी लफ्ज आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। दिल को छूने वाली, आंखों को भिगाने वाली और रूह को रोशन करने वाली ये कहानी आपके साथ रहेगी तवील अरसे तक। तैयार हो जाए कलाम दिल उर्दू नावल में। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कलाम दिल उर्दू नावल्स को, और आप बन जाइए इस दुनिया का हिस्सा जहां हर कहानी आपके दिल की जुबान में बोलती है।